बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज हम आपकी खिदमत में जो नावल पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है सलास्का। ये नावल भी अपने नाम की तरह बेहद मुनफरिद नोयत का है। इस नावल में भी इमरान और उसके साथ ही मिशन की तकमील के लिए भरपूर हंगामा आराई करते हुए नजर आएंगे। तो इस नावल को जानने के लिए मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल लेना वो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा सुबह का अखबार देख रहा था के पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुलेमान, सुलेमान। इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाने की बजाय ऊंची आवाज़ में सुलेमान को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। चंद ही लम्हों में सुलेमान दरवाजे पर नमूदार हो गया। उसके हाथ में चाय का कप था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं अखबार पढ़ रहा होता हूँ तो बार बार बजने वाली नामाकुलात चीज़ों को उठाकर ले जाया करो। मुझे दहल दर अखबार कतई पसंद नहीं, इमरान ने कहा। मैं उस वक्त नाश्ता कर रहा हूँ और ये नाश्ता मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, और नाश्ता ना माकुलात में नहीं बल्कि माकुलात में शुमार होता है। मतलब ये कि मैं मसरूफ़ हूँ, और जब मैं नाश्ते में मसरूफ़ होता हूँ तो फिर मुझे आपकी हर आवाज़ गिरा गुजरती है जो दहल दर नाश्ता मालूम होती है। इसलिए जब मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ तो आप मुझे आवाज़ देने से परहेज़ ही किया करें। सुलेमान ने मुँह बनाते हुए कहा। तुम हाँ फ़लसफ़ा बिगाड़ना शुरू हो गए, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। आप जैसे कुंद अकल के लिए फ़लसफ़ा बिगाड़ना ज़रूरी होता है ताकि आपको कुछ तो अकल आए कि नाश्ते के वक्त बेजा किसी को पुकारा नहीं करते। सुलेमान ने तुर्की बा तुर्की जवाब देते हुए कहा तो उसकी खूबसूरत जवाब पर इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। फ़ोन की घंटी मुसलसल बजे जा रही थी। अब तुम फ़ोन उठाकर सुनते हो या उसे उठाकर मैं तुम्हारे सर पर दे मारूं? इमरान ने कहा। शायद अखबार पढ़कर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए आप ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, सुलेमान ने कहा। क्या मतलब? अखबार का तबीयत ख़राब होने से क्या ताल्लुक़? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी के बच्चे को ख़राब करना हो तो उसे अपनी जेब से पैसे देना शुरू कर दो। नौजवान को बिगाड़ना हो तो उसे इश्क का रोक लगा दो, और आप जैसे इंसान की तबीयत ख़राब करानी हो तो अखबार सामने रख दो। अखबार में कत्लो गारत, सियासी मावराए अकल बयानात, सियासतदानों की शाहखर्चियाँ और मुल्की बहरानों के साथ साथ ऐसी ऐसी मायूस कुन बातें होती हैं जिन्हें पढ़कर अच्छा भला सेहतमंद इंसान बीमार हो जाता है और उसे अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई देने शुरू हो जाता है। और अखबार पढ़ने वाला ना सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बल्कि अंदर ही अंदर उसे मुस्तकबिल का फ़िक्र खाना शुरू हो जाता है जो बीमारी का सबब बनता है। और आपको देखकर मुझे यही अंदाज़ा हो रहा है मायूसाना खबरें पढ़कर आप भी डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है। फशारे खून आपके दिमाग तक पहुंच गया है जिसकी वजह से आप झंझलाए हुए हैं, और इसी झंझलाहट में खुद फ़ोन सुनने की बजाय चीख चीख कर मुझे आवाज़ें दे रहे थे, सुलेमान ने कहा। तो इमरान बेएहतियात अपना सर पकड़ लिया। ये तो है, तुमने ठीक ही कहा। वाकई किसी सेहतमंद आदमी को बीमार और जहनी हलफशार का शिकार करना हो तो उसके हाथ में या तो अखबार थमा दो या फिर उसे पाकिस्तानी और काफिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के सामने बिठा दो। ऐसी ऐसी खबरें होती हैं जिन्हें देखकर, सुनकर और पढ़कर अच्छा भला आदमी मायूस, दुखी, फिक्रमंद और बीमार हो जाता है, इमरान ने कहा। तो फिर आप बीमार होना छोड़ें और फ़ोन का रिसीवर उठा लें। ऐसा ना हो कि कॉल करने वाला रिसीवर कान से लगाए, इस इंतज़ार में बीमार हो जाए कि आप उसका फ़ोन कब उठाएंगे। सोच और इंतज़ार भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करने का सबब बन जाता है, सुलेमान ने बड़े फ़लसफ़ियाना लहजे में कहा। बहुत 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 बेहतर मोहतरम महा फ़लसफ़ी साहब, मैं सुन लेता हूँ फ़ोन, आप जाकर नाश्ता करें, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। गुड शो, ये हुई ना बात, सुलेमान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से निकल गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। यस, अली इमरान MSc DSc आक्सन बज़ुबान खुद बल्कि बदुहानी खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, नाश्ता कर लिया है तो फ़ौरन मेरी कोठी पहुँच जाओ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, ना सलाम ना दुआ, सीधी लठ उठाई और सर पर मार दी। और कंजूसी की भी हद होती है, कह रहे हैं कि नाश्ता कर लिया है तो फ़ौरन कोठी पहुँच जाओ, ये नहीं कहा कि फजूल नाश्ता छोड़कर मेरी कोठी पहुँचो और मेरे साथ बैठकर शानदार नाश्ता कर लो, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? सर सुल्तान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। अजी कहाँ, मोहतरम आगा सुलेमान पाशा साहब को अपने नाश्ते से फुर्सत मिले तो वो मेरे नाश्ते की फ़िक्र करें ना, और वैसे भी मुझे नाश्ते के नाम पर मिलता ही क्या है, एक कप चाय, 2 सूखे सड़े तोस के टुकड़े,
एक उबला हुआ अंडा या फिर रात की बासी रोटी ही मिलती है, जिस पर ना घी लगा होता है ना मक्खन, जबकि खुद मुरब्बों, हरीरों, हालिस शहद, अंडे और कीमे भरे पराठों का नाश्ता करता है और हालिस दूध का भरा हुआ जग भी उसी के सामने होता है। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, नौजवान ऐसा ही नाश्ता करते हैं। सर सुल्तान की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, तो क्या मैं आपको बूढ़ा दिखाई देता हूँ? इमरान ने चौंक कर कहा, हकीकत बहरहाल हकीकत होती है, उससे नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। सर सुल्तान मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी और साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान सर सुल्तान की काटदार बात पर दीदे घुमाकर रह गया। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशाह साहब, इमरान ने ऊंची आवाज़ में हाँक लगाते हुए कहा। अब क्या हुआ? सुबह सुबह किसने आपके सर पर हथौड़ा मार दिया है? सुलेमान ने एक बार फिर दरवाजे पर नमूदार होते हुए कहा। हथौड़ा? हाँ, मेरे सर पर हथौड़ा ही मारा गया है। आगे आओ और मेरी तरफ से गौर से देखो और मुझे बताओ कि मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ। इमरान ने कहा, कैसा नज़र आ रहा हूँ? क्या मतलब? आप जैसे हैं वैसे ही नज़र आ रहे हैं, इसमें गौर से देखने वाली कौन सी बात है? सुलेमान ने इसी तरह मुंह बनाते हुए कहा। मैं बूढ़ा हूँ? इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? सुलेमान ने इस बार मुस्कुराकर कहा। पूछ रहा हूँ अहमक, बताओ क्या मैं तुम्हें बूढ़ा नज़र आ रहा हूँ? इमरान ने उसे तेज़ नज़र से घूरते हुए कहा, बूढ़ी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी खुराक बूढ़ों वाली ज़रूर हो गई है। सुलेमान ने कहा, बूढ़ों वाली खुराक? क्या मतलब हुआ इस बात का? इमरान ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, आप एक कप चाय, 2 सूखे सड़े टोस्ट खाते हैं, वो भी चाय में डिबो डिबो कर, और एक उबला हुआ अंडा खाते हैं। उबला हुआ अंडा और टोस्ट चाय में डिबो डिबो कर बूढ़े ही खाते हैं जिनके दांत नहीं होते। सुलेमान ने कहा, लेकिन मेरे दांत तो हैं पूरे 32 के 32। इमरान ने मुंह खोलकर उसे दांत दिखाते हुए कहा, एक जानवर है जिसे खाने के दांत और होते हैं और दिखाने की ओर। आपके खाने के दांत तो दिखाई नहीं देते, लेकिन दिखाने वाले दांत ज़रूर होते हैं, और दिखाने वाले दांत जाहिर है नकली ही हो सकते हैं। सुलेमान ने कहा, क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने नकली बत्तीसी लगा रखी है? और क्या कहा तुमने? जानवर के दांत? मैं तुम्हें जानवर दिखाई देता हूँ क्या? इमरान ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा, हाँ भाई, आप भी तो जानवर ही हैं। सुलेमान ने कहा, जानवर और मैं? ये तुम क्या कह रहे हो अहमक? जानवर जानवर होता है और इंसान इंसान। तुम मुझ जैसे भले, शरीफ और नेक दिल इंसान को जानवर कैसे कह सकते हो? बोलो, जवाब दो। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, इंसान शरीफ हो, भला हो, नेक दिल हो या फिर जालिम, लेकिन मेरे नज़दीक वो जानवर ही होता है। इंसान जानवर ना हो तो वो ज़िंदा कैसे रह सकता है? उसे तो मुर्दा ही कहना पड़ेगा। सुलेमान ने बड़े फ़लसफ़ियाना लहजे में कहा, तो तुम फिर फ़लसफ़ा बिगाड़ना शुरू हो गए हो? इमरान ने उसे नज़रों से घूरते हुए कहा, अब फ़लसफ़ा बिगाड़े बगैर आपकी अकल शरीफ में कुछ ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुलेमान ने बेचारगी के आलम में कहा, हाँ ये भी ठीक है। हाँ, क्या मतलब? क्या मेरी अकल शरीफ इतनी हराम है कि बग़ैर फ़लसफ़े में मैं कुछ समझ ही नहीं सकता? बोलो। इमरान ने पहले बेहयाली में कहा, फिर वो बुरी तरह चौंक पड़ा और सुलेमान को गुस्सीली नज़रों से घूरने लगा। हराम ही तो कह रहा हूँ, अक्ल मुसल्लिमा होती तो आप मेरे जानवर कहने पर इस तरह ना भड़कते। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वाह भाई, बहुत खूब। तुम किसी भी शरीफ आदमी को जानवर कहोगे तो वो तुम पर भड़केगा भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इमरान ने कहा, अगर मैं साबित कर दूं कि आप जानवर हैं तो? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या? इमरान ने दीदे घुमाकर कहा, तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? मैं सींग मारकर तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा और तुम्हें उठाकर फ्लैट से बाहर फेंक दूंगा। इमरान ने गुर्राकर कहा, क्या मतलब? ये कैसा नाम है? सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम मुझे जानवर बनाओगे और जानवर साबित भी कर दोगे तो मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा, ना हल्फ ना हंजार बावर्ची। इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा, हाँ, फिर ऐसा इनाम आप ही को मुबारक हो। मैं बाज आया ऐसे इनाम से। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा और वापस जाने के लिए पलटा। अब जा कहाँ रहे हो जाहिल बावर्ची? इमरान उसे जाते देखकर ऊंची आवाज़ में कहा, आपके लिए नाश्ता लेने। सुलेमान ने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नहीफ नातवा नाश्ता। मैं सर सुल्तान के पास जा रहा हूँ, उनके पास जाकर मैं शानदार किस्म का नाश्ता करूँगा। सूखा सड़ा और बासी नाश्ता तुम ही करो। इमरान ने मुँह बनाकर कहा, ठीक है। मैंने तो आपके लिए कीमे भरे तरतराते हुए पराठे बनाए थे, आमलेट के अलावा जाम, जेली, मार्मलेट, मक्खन और हालिस दही की लस्सी का बड़ा सा गिलास। आप जाकर सर सुल्तान के यहाँ शानदार नाश्ता करें, मैं उसी सूखे सड़े नाश्ते से काम चला लेता हूँ। सुलेमान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, अरे ऐसा नाश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है और तुम उसे सूखा सड़ा नाश्ता कह रहे हो? इमरान ने बौखलाकर कहा, अब आपकी किस्मत ही ख़राब हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान खिलखिलाकर हंस पड़ा।
इतनी जल्दी तुमने इतना तगड़ा नाश्ता बना भी लिया? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम खुद नाश्ता कर रहे हो। इमरान ने मुस्कुराकर कहा। कर रहा था। आपके बढ़ापे का सुनकर मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने नाश्ते से कुछ हिस्सा निकाल कर आपको भी जवानों वाला नाश्ता करा दिया जाए, क्योंकि बूढ़ों की दिल से निकली हुई दुआ सीधी आसमान तक पहुंचती है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान की खिलखिलाहट और ज़्यादा तेज़ हो गई। और हाँ, वो जानवर वाली बात तो रह ही गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जान का मतलब रूह होता है, वर का मतलब गालिब होना, और जिसकी जान गलबे में रहती है वही ज़िंदा रहता है। जिसे जानवर कहा जाए तो बेजान नहीं होगा, चाहे वो इंसान हो, चरिंद परिंद हो या फिर दरिंदे और समंदरी हयात, सबके सब जानवर ही कहलाएंगे। सुलेमान ने बड़े फ़लसफ़ियाना लहजे में कहा तो इमरान की हंसी तेज़ हो गई। बहुत बेहतर जनाब आलिम फाजिल इलामा सुलेमान पाशा बावर्ची साहब, मैं तुम्हारे इस फ़लसफ़े को दिल से तस्लीम करता हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें भी इंसान कम और जानवर ज़्यादा समझूंगा। इमरान ने कहा तो सुलेमान बुरे बुरे मुंह बनाने लगा, जैसे उसने कोनैन की गोलियों से भरी हुई पूरी बोतल मुंह में उंडेल ली हो। इससे पहले कि वो कुछ कहता या इमरान कोई और बात करता, उसी लम्हे एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। अली इमरान MSc DSc आक्सन अस फ्लैट सुपर फ्याज, जो बड़ा बेफ्याज और करता नहीं किसी का लिहाज। इमरान की ज़ुबान रवा हो गई। सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। इमरान को फ़ोन पर बात करते देखकर सुलेमान वापस किचन की ओर चला गया। अरे, अभी तो आप बोल रहे हैं, मैं तो समझा था कि आपने आंटी के साथ किचन में जाकर मेरे लिए तगड़ा सा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया होगा। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, फजूल बातें मत करो और फ़ौरन आओ, वरना मैं तुम्हारी फ्लैट में पहुंच जाऊंगा। सर सुल्तान ने तेज़ लहजे में कहा। अरे नहीं नहीं, यहाँ पहले ही सुलेमान ने अपने लिए सूखा सड़ा नाश्ता तैयार किया है। अगर आप आ गए तो उस बेचारे को अपने नाश्ते की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो आपके लिए कुछ छोड़ूंगा नहीं। आप रुके, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने रिसीवर रख दिया। लगता है आज बादशाह सलामत का मलका आलिया से झगड़ा हो गया है और झगड़ा सुलझाने के लिए उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। ड्रेसिंग रूम में जाकर इमरान ने लिबास तब्दील किया और फिर वो सुलेमान को अपने जाने का कहकर फ्लैट से निकलता चला गया। कुछ ही देर में उसकी कार सर सुल्तान की रिहाइश गाह में दाखिल हो रही थी। उसने कार पोर्च में रोकी तो सर सुल्तान का पुराना मुलाजिम तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा। अरे फजलू बाबा, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? इमरान ने बूढ़े मुलाजिम से मुहातिब होकर कहा। बड़े साहब ने हुक्म दिया था कि जब तक आप ना आ जाए मैं जहाँ खड़ा रहकर आपका इंतज़ार करूँ, और जब आप आएँ तो आपको लेकर उनके पास पहुँच जाऊँ, फजलू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बाप रे, ये आपके बड़े साहब इतने ज़ालिम कब से हो गए जो उन्होंने मेरे आने तक सज़ा देने के लिए आपको धूप में खड़ा रहने का हुक्म दिया? अगर मैं 2-4 रोज़ और ना आता तो क्या आप इसी तरह जहाँ खड़े मेरा इंतज़ार करते रहते? इमरान ने कहा। ओ नहीं बेटा, बड़े साहब ऐसे नहीं हैं कि मुझ जैसे बूढ़े को कोई सज़ा दें। फजलू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ हैं तुम्हारे साहब? कहीं उनका बेगम साहिबा से झगड़ा तो नहीं हो गया? इमरान ने कहा। लगता तो कुछ ऐसा ही है, फजलू बाबा ने कहा तो इमरान भी एहतियात चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या बेगम साहिबा और साहब में वाकई लड़ाई हुई है? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। वो सर सुल्तान और उनकी बेगम को बाहू भी जानता था। सर सुल्तान की बेगम इंतहाई तमीज़दार और रख रखाव वाली खातून थी। 5 वक्त की नमाजी होने के साथ साथ वो सर सुल्तान की बेहद इज्जत करती थी। उनमें आज तक लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आई थी और वो सर सुल्तान की एक सुघड़ और अच्छी बीवी की तरह खिदमत करती थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि ज़िंदगी के इतने माहो साल गुजारने के बाद इस बुढ़ापे में आकर उनके दरमियान झगड़ा हुआ हो? बड़े साहब और बेगम साहिबा एक ही कमरे में हैं और बेगम साहिबा बड़े साहब को कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन साहब उन पर गुस्सा हो रहे हैं, जैसे बेगम साहिबा की बातों पर उन्हें यकीन ना आ रहा हो। फजलू बाबा ने कहा। और क्या बातें बता रही हैं बेगम साहिबा जिन पर साहब तो यकीन नहीं कर रहे? इमरान ने पूछा। मालूम नहीं, मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही मुझे ऐसी आदत है, लेकिन बहरहाल साहब और बेगम साहिबा को पहली बार मैंने एक दूसरे से गुस्से में बातें करते हुए सुना है, फजलू बाबा ने कहा। सिर्फ सुना है या फिर देखा भी है? इमरान ने पूछा। वो बंद कमरे में है, उनकी बातों की आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन बंद कमरे से भला मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? फजलू बाबा ने बेचारगी के आलम में कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, इमरान ने कहा और फिर वो फजलू बाबा के साथ रिहाइश गाह के रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। फजलू बाबा उन्हें लेकर एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। दरवाज़ा बंद था। फजलू बाबा ने मखसूस अंदाज में दस्तक दी। कौन है? अंदर से सर सुल्तान की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ साहब, छोटे साहब आ गए हैं, फजलू बाबा ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। सर सुल्तान की गुस्सीली आवाज़ सुनकर इमरान ने बेएहतियात होंठ भींच लिए। कमरे से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर लाख खुलने की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया और सर सुल्तान दिखाई दिए।
उन्होंने स्लीपिंग गाउन पहन रखा था। उनके चेहरे पर शदीद उलझन के साथ साथ इंतहाई गुस्से के तासुरात दिखाई दे रहे थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदगी के आलम में कहा और दरवाजे से हट गए। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो उसके सामने बेगम सुल्तान एक कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दी। वो खामोश और इंतहाई अफसरदा अंदाज में सर झुकाए बैठी थी। अस्सलामुअलैकुम, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा तो बेगम सुल्तान चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा। बेगम सुल्तान ने उसे देखकर होंठों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बैठो। सर सुल्तान ने उसके पीछे आते हुए कहा और आगे बढ़कर सामने मौजूद एक सोफ़े पर बैठ गए जो उनकी बेगम से काफ़ी फासले पर था। आपके पास बैठूं या आंटी के पास? इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। जिसके पास मर्जी बैठ जाओ। और ये क्या, तुम्हारा लहजा इस कदर सहमा हुआ क्यों है? सर सुल्तान ने कहा, फिर चौंक कर हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। आप गुस्से में हैं? आंटी का चेहरा उतरा हुआ है, लगता है दोनों में झगड़ा हुआ है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए, वरना सबसे ज़्यादा जूते उसी को पड़ते हैं। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान बेएहतियात हंस पड़े। बेगम सुल्तान भी मुस्कुरा दी। घबराओ नहीं, हम मियाँ बीवी का झगड़ा ऐसा नहीं कि तुम्हें जूते पड़ने का खतरा हो। सर सुल्तान ने कहा, तो हुआ क्या है? कहीं इस उम्र में आपने आंटी को धोखा तो नहीं दे दिया? इमरान ने बेगम सुल्तान के पास बैठते हुए कहा, धोखा? कैसा धोखा, क्या मतलब? बेगम सुल्तान भी चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। मेरा मतलब है कि कहीं आंटी को ये शक तो नहीं हो गया कि इस उम्र में आपको कोई दूसरी आंटी मिल गई है? और इमरान ने हकलाते हुए कहा तो सर सुल्तान उसे तेज़ नज़रों से घूरने लगे। फजूल बातें मत करो, मैं पहले ही परेशान हूँ। सर सुल्तान ने सर झटकते हुए कहा, क्यों, दूसरी आंटी के बच्चे ज़्यादा हैं क्या? इमरान भला आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। इमरान की इस बात पर बेगम सुल्तान ने बेएहतियात हंस पड़ी। उन्होंने अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह में दुपट्टा ले लिया। हंसो मत और बताओ उसे कि क्या हुआ है। सर सुल्तान ने बेगम साहिबा को हंसते देखकर गुस्सीले लहजे में कहा तो इमरान यकलहत उछलकर खड़ा हो गया और हैरत से इधर उधर देखने लगा। इधर उधर क्या देख रहे हो? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो आपने कहा है ना कि मुझे बताओ कि क्या हुआ, तो मैं क्या हुआ है को ढूंढ रहा हूँ, माशाल्लाह इस उम्र में भी। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता चला गया। बेगम सुल्तान का रंग भी सुर्ख हो गया और उनकी हंसी भी तेज़ हो गई थी। ये क्या हमाकत है, नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो? सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैंने कौन सी बकवास की है? मैं तो क्या हुआ है को। इमरान ने इसी अंदाज में कहा तो सर सुल्तान गर्रा कर रह गए। कुछ तो बड़ों का लिहाज कर लिया करो, नॉनसेंस। हर वक्त ऊट पटांग बातें अच्छी नहीं होती। सर सुल्तान ने कहा, और इस उम्र में आपने जो ऊट पटांग की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊट पटांग क्या मतलब, मैंने क्या ऊट पटांग की है, बोलो। सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा, वही क्या हुआ है, इसी उम्र में कुछ होना ऊट पटांग ही होता है। इमरान ने कहा तो बेगम सुल्तान की खिलखिलाती हुई हंसी से कमरा गूंज उठा। इस बार उन्होंने अपना मुंह पूरे दुपट्टे में छिपा लिया। इमरान प्लीज़, सर सुल्तान ने जिच आते हुए कहा। इमरान तो मेरा नाम है, ये प्लीज़ कौन है? ओह अच्छा, तो ये उसी ऊटपटांग का नाम है। इमरान भला आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। सर सुल्तान चंद लम्हे उसे गुस्सीली नज़रों से घूरते रहे, फिर उनके हाथों हाथ भी नर्म पड़ते चले गए। ऐसी कोई बात नहीं नॉनसेंस, मैंने तुम्हें एक मसला हल करने के लिए बुलाया है। सर सुल्तान ने कहा। कैसा मसला? इमरान ने पूछा। अपनी आंटी से पूछो, उसी ने वो मसला पैदा किया है। सर सुल्तान ने बेगम सुल्तान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। पैदा किया है? अरे बाप रे, मतलब ये कि सचमुच कुछ पैदा हुआ है? इमरान ने एक बार फिर पटड़ी से उतरते हुए कहा तो इस बार फिर सर सुल्तान भी बेएहतियात हंस पड़े। प्लीज़ बेगम बताओ उसे, वरना ये इसी तरह उल्टी सीधी आंकता रहेगा। सर सुल्तान ने सर झटक कर अपनी बेगम से मुखातिब होकर कहा, आप ही बता दें, मेरी तो किसी बात पर आप यकीन ही नहीं कर रहे। बेगम साहिबा ने नाराज़ लहजे में कहा, ठीक है मैं ही बता देता हूँ, सुनो। इमरान, तो मेरी बेटी नायला को तो जानते ही हो। सर सुल्तान ने कहा, कौन नायला? वो नन्ही सी बच्ची जो दूध की बोतल में चॉकलेट डाले बगैर दूध ही नहीं पीती थी और बचपन में जिसकी हर वक्त नाक बहती रहती थी। इमरान ने कहा, कौन दूध पीती बच्ची और किसके बचपन में नाक बहती रहती थी? अचानक दरवाजे के पास से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई और इमरान के साथ सर सुल्तान और बेगम साहिबा भी चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगी। दरवाजे पर एक शोख शंग लड़की खड़ी थी जिसने स्याह जैकेट और जीन्स पहन रखी थी। उसकी बड़ी बड़ी गजाली आंखें हल्के नीले रंग की थी और उसके बाल अखरोटी रंग के थे जो उसकी कंधों तक तरसे हुए दिखाई दे रहे थे। लड़की का रंग गुलाब की तरह खिला और उसकी आंखों में बेपनाह चमक दिखाई दे रही थी। वो दोनों हाथ कोल्हों पर रखे इमरान को तेज़ नज़रों से घूर रही थी। ये सिर्फ सुल्तान की इकलौती बेटी नायला थी। चंद लम्हे वो इमरान को इसी तरह तेज़ नज़रों से घूरती रही, फिर वो तेज़ से चलती हुई आगे बढ़ी।
और इमरान के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी तरफ बटर बटर क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं तुमने मुझे? मिस्टर अली इमरान MSc DSc आक्सन। नायला ने इमरान की तरफ देखते हुए इंतहाई शोह लहजे में कहा, पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारी नाक नहीं बह रही, वरना मैं यही समझ कि तुम सर सुल्तान की खुदसर उखड़ मिजाज नालायक बेटी हो, जिसका नाम ऐसा है जैसे कोई किसी को कह रहा हो कि जा। नाइला नाई हिजाम को कहते हैं, और अब कोई लड़की हिजाम कैसे हो सकती है ये सोचना पड़ेगा। इमरान ने सर खुजाते हुए कहा, शट अप यू नॉनसेंस, मैं हिजाम नहीं नाइला हूँ, समझे तुम? नाइला ने गुस्सीले लहजे में कहा, ये झूठ बोल रही है, ये नाइला ये नहीं, मैं हूँ। अचानक दरवाजे के पास से एक और आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। दरवाजे पर एक और लड़की खड़ी थी। उस लड़की की न सिर्फ शक्लो सूरत सर सुल्तान की बेटी नाइला से मिलती थी, बल्कि उसके बालों का स्टाइल भी उसी जैसा था। दूसरी लड़की ने भी बिल्कुल पहले आने वाली नाइला के अंदाज में अपने पहलुओं पर हाथ रखे हुए थे और वो नाइला की जानिब खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। दोनों लड़कियों के कद काठ सर मुंह में कोई फ़र्क नहीं था। यूँ लग रहा था जैसे एक नाइला के सामने खद आदम आईना रख दिया गया हो और आईने में उसका हुबहू अक्स दिखाई दे रहा हो। उसे देखकर पहले आने वाली नाइला का चेहरा भी बदल गया और उसके चेहरे पर बेपनाह गुस्सा लहराने लग गया। क्या मतलब? दो नाइलाएँ? इमरान ने बुरी तरह उछलते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे सामने जो खड़ी है ये नकली है और असली नाइला मैं हूँ। दूसरी लड़की ने आगे बढ़ते हुए कहा और उसकी नाइला जैसी आवाज़ सुनकर इमरान को हकीकतन अपना सर चकराता हुआ मालूम हुआ और वो पलटकर सर सुल्तान और उनकी बेगम की तरफ देखने लगा, जो दूसरी नाइला को अंदर आते देखकर सर पकड़कर बैठ गए थे। सेलफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए गैर मुल्की ने जेब से सेलफोन निकाला और स्क्रीन पर डिस्प्ले देखकर उसने बटन प्रेस किया और सेलफोन कान से लगा लिया। यस, मार्को बोल रहा हूँ। गैर मुल्की ने इंतहाई करहत लहजे में कहा, स्काज बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, ओह यस, बोलो स्काज, मैं तुम्हारी ही कॉल का इंतज़ार कर रहा था। और गैर मुल्की ने कदरे नरम लहजे में कहा, काम हो गया है बॉस। दूसरी तरफ से स्काज ने कहा, काम हो गया है? क्या मतलब? क्या तुम्हें नक्शा मिल गया है? मार्को ने चौंकते हुए कहा, यस बॉस, नक्शा मेरे पास है। स्काज ने जवाब दिया, गुड शो, रियली गुड शो। कहाँ से मिला है नक्शा और तुमने उसे कैसे हासिल किया? मार्को ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, लंबी तफसील है बॉस, और सेलफोन पर यह सब बताना मुनासिब नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके पास आ जाऊं? स्काज ने कहा, ठीक है, आ जाओ। मार्को ने कहा, ओके बॉस, मैं रास्ते में हूँ, 20 मिनट तक मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। दूसरी तरफ से स्काज ने कहा, ठीक है, मार्को ने कहा और उसने राब्ता ख़त्म करके सेलफोन वापस जेब में रख लिया। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर वो उठा और कमरे की साइड में मौजूद वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। वार्डरोब खोलकर उसने स्याह रंग का ब्रीफकेस निकाला और उसे लेकर बेड के पास आ गया। उसने ब्रीफकेस बेड पर रखा और खुद भी साइड पर बैठकर ब्रीफकेस को खोलने लगा। ब्रीफकेस खोलकर उसने सामान निकालकर बेड पर रखना शुरू कर दिया। जब ब्रीफकेस खाली हो गया तो उसने ब्रीफकेस की एक साइड को प्रेस किया तो ब्रीफकेस के उस छोटे से हिस्से में एक छोटा सा खाना खुल गया। उसने खाने में हाथ डाला और एक छोटा सा आला निकाल लिया। ये आला माचिस की डिबिया जैसा था। आला निकालकर उसने साइड पर रखा और फिर उसने ब्रीफकेस का खुफिया खाना बंद कर दिया और बाहर निकाला हुआ सामान वापस अंदर रखने लगा। उसके बाद उसने ब्रीफकेस बंद किया और उसे साइड पर रखकर वो आला उठा लिया। उसने उस आले की एक साइड को प्रेस किया तो साइड से एक छोटी सी पिन उभर कर बाहर आ गई। उसने पिन एरियल की तरह खींचकर मजीद बाहर निकाली। फिर उसने आले को एक हिस्से पर लगे हुए छोटे छोटे बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद आले से टूटू की आवाज़ें निकलने लगीं तो मार्को ने एक और बटन प्रेस कर दिया। यस, बटन प्रेस होते ही आले से एक तेज़ और कहत आवाज़ सुनाई दी। ये जदीद साहत का ट्रांसमीटर था। उस ट्रांसमीटर में चूंकि माइक और स्पीकर दोनों मौजूद थे, इसलिए कॉल के दौरान बार बार ओवर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मार्को बोल रहा हूँ पाकिशा से, मार्को ने कदरे मोदबाना लहजे में कहा। कोड? दूसरी तरफ से पूछा गया। सलास का? मार्को ने जवाब दिया। ओके, वेट करो, दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्को ने होंठ भींच लिए। ब्लैक स्पीकिंग। चंद लम्हा बाद दूसरी तरफ से एक और आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ पहले से ज़्यादा करहत और सर्द थी। मार्को बोल रहा हूँ बॉस। मार्को ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है? ब्लैक ने पूछा। उसके लहजे में किसी होनहार भेड़िए की सी गर्राहट थी। स्काज ने मैप तलाश कर लिया है बॉस। मार्को ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा। मैप? क्या मतलब? तुम्हें तो पाकिशा में सलास्का के हसूल के लिए भेजा गया था, फिर ये सलास्का के दरमियान मैप कहाँ से आ गया? दूसरी तरफ से ब्लैक की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी।
डिकोजे ने सलास्का किसी खुफिया जगह छुपा दिया है बॉस। उसकी चूंकि यादाश्त कमज़ोर थी इसलिए उसने उस जगह का एक नक्शा बना लिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इस नक्शे की मदद से सलास्का वहाँ से निकाल सके। जब तक हमें डिकोजे का बनाया हुआ नक्शा ना मिल जाता उस वक्त तक हमारा सलास्का तक पहुँचना नामुमकिन था। अब चूंकि नक्शा मिल गया है इसलिए मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही सलास्का तक पहुँच जाऊँगा, मार्को ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, ये अहम कामयाबी है, अब तुम अपने मिशन पर तेज़ी से काम शुरू कर सकते हो, ब्लैक ने कहा। यस बॉस, अब मैं यकीनी तौर पर मिशन मुकम्मल कर लूँगा, मार्को ने जवाब देते हुए कहा। इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पाकिशा में मौजूदगी और मिशन के बारे में किसी भी तरह पाकिशा सीक्रेट सर्विस को खबर नहीं मिलने चाहिए। तुम ये मिशन सीक्रेट सर्विस पर मुकम्मल करोगे और मिशन मुकम्मल होते ही वापस आ जाओगे, ब्लैक ने इंतहाई क्रख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपना मिशन मुकम्मल करके सलास्का लेकर वापस पहुंच जाऊं, मार्को ने जवाब दिया। ओके, गुड लक, ब्लैक ने कहा और राब्ता ख़त्म कर दिया। राब्ता ख़त्म होते ही ट्रांसमीटर से एक बार फिर टू टू की आवाज़ें निकलने लगी। मार्को ने चंद बटन प्रेस करके ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसमें से निकली हुई एरियल नुमा पिन अंदर धकेल दी। फिर उसने ट्रांसमीटर अपने कोट की अंदरूनी जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंक पड़ा। यस कम इन, मार्को ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने जीन्स और स्याह रंग की जैकेट पहन रखी थी। वो शक्लो सूरत से एक्रीमियन नजाद दिखाई दे रहा था। हेलो बॉस, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ स्काज, बैठो, मार्को ने कहा तो नौजवान आगे बढ़ा और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। अब बताओ कहाँ है नक्शा, मार्को ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मेरी जेब में है बॉस, स्काज ने कहा। फिर उसने जैकेट की जेब में हाथ डालकर जर्द रंग का एक लिफाफा निकाल लिया। लिफाफे पर कोई नाम नहीं लिखा था और वो एक साइड से खुला हुआ था। मार्को ने उससे लिफाफा लिया और उसके खुले हुए हिस्से में उंगलियां डालकर अंदर मौजूद तयशुदा राइस पेपर निकाल लिया। फिर उसने सामने मौजूद मेज़ के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर राइस पेपर की तहें खोलनी शुरू कर दी। राइस पेपर पर सुरख रंग के कलम से आड़ी तिरछी लकीरें सी बनी हुई थी और जगह जगह डार्ट्स बने हुए थे। यूं लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने सुरख रंग के कागज़ पर लकीरें खींचकर बेढंगी तस्वीर बनाने की कोशिश की हो। तस्वीर वाज़ेह नहीं थी, ना किसी इंसानी चेहरे के हदोहाल थे, ना ही किसी इमारत या किसी खास चीज़ की मुशाबहत थी। सिर्फ लकीरें ही लकीरें थी जो जगह जगह से कटी हुई और दायरे से बनाती हुई दिखाई दे रही थी। लकीरों में जगह जगह स्याह रंग के डार्ट्स भी बने हुए थे। गुड शो, ये रियल मैप है, मुझे इसी की तलाश थी, मार्को ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, स्काज ने कहा। इस नक्शे की मदद से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमें अपना मिशन जल्द से जल्द मुकम्मल करना है और यहाँ से निकलना है। अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हमारी भनक में भी मिल गई तो वो हमारे मिशन में हायर हो सकती है, जिनसे हमें हर हाल में दूर रहना है, मार्को ने कहा। यस बॉस, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाकई इंतहाई खतरनाक है। इससे हम जितना दूर रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की नज़रों में आए बगैर अपना मिशन मुकम्मल करके यहाँ से निकल जाएं तो ये हमारी बड़ी जीत होगी, जो किसी भी सूरत में ग्रेट विक्ट्री से कम नहीं होगी, स्काज ने कहा। तो फिर हम अपना मिशन आज रात ही मुकम्मल करेंगे। मैं मेलकार्ट से कह देता हूँ कि वो हमारे लिए यहाँ से निकलने की तैयारी कर ले ताकि हमें यहाँ से फौरी तौर पर निकलने में कोई परेशानी ना हो, मार्को ने कहा। यस बॉस, स्काज ने कहा। हाँ, तो ये नक्शा लाइन और डार्ट कोड में तैयार किया गया है, मार्को ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या आप उसे समझ सकते हैं, स्काज ने पूछा। हाँ, मैं हर किस्म के कोड्स को डी कोड करने का एक्सपर्ट हूँ। मेरे लिए ये आम सा कोड है जिसे मैं आसानी से समझ सकता हूँ, मार्को ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। गुड शो, फिर तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि डिकोजी ने सलास्का कहाँ छुपा रखा है, स्काज ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मार्को ने नक्शा गौर से देखते हुए कहा। कुछ देर बाद वो नक्शा देखता रहा। फिर उसने नक्शा समेट कर स्काज की ओर बढ़ा दिया। इसे वॉशरूम में ले जाओ और जलाकर फ्लैश में बहा दो, मार्को ने कहा। लेकिन बॉस, स्काज ने हैरत भरे लहजे में कहना चाहा। घबराओ नहीं, मैंने नक्शा देख लिया है, उसका प्रिंट मेरी आंखों में उतर आया है। तुम जानते हो कि मैं आर्ट का कितना बड़ा माहिर हूँ। एक बार मैं जो देख लेता हूँ उसे अपने दिमाग के पर्दे में सिफ्ट कर लेता हूँ और फिर जब चाहूँ उसे दोबारा कागज़ पर उतार सकता हूँ। ये तो एक मामूली सा नक्शा है, उसे ट्रेस करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अब मुझे इस नक्शे की ट्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि डिकोजी ने सलास्का कहाँ छुपा रखा है, मार्को ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाब में एक तवील सांस लेकर स्काज भी मुस्कुरा दिया। वो लिफाफा, नक्शा और लाइटर लेकर उठा और कमरे से मुल्हिक वॉशरूम की ओर बढ़ता चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस गया और उसने लाइटर लाकर मार्को के सामने मेज़ पर रख दिया। मैंने लिफाफा और नक्शा जलाकर राख कर दिया है और राख फ्लैश में बहा दी है, स्काज ने कहा। गुड शो, अब तुम बताओ तुमने ये नक्शा कहाँ से और कैसे हासिल किया था, मार्को ने पूछा।
इस नक्शे के बारे में मुझे एक मुकामी आदमी से टिप मिली थी। एक्रीमिया में ब्रीफिंग के दौरान चीफ ब्लैक ने कहा था कि सलास्का के बारे में पाकिस्तान में मौजूद एक ही शख्स जानता है, जिसका नाम डिकोजे है। डिकोजे किसी ज़माने में पाकिस्तान की ज़ेरे ज़मीन दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। डिकोजे का ताल्लुक एक्रीमिया से था, लेकिन उसने पाकिस्तान में आकर अपना एक ग्रुप बनाया और फिर उस ग्रुप की मदद से उसने पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन दुनिया में हलचल मचा दी और अपनी बेपनाह जहानत और ताकत के बलबूते पर उसने पाकिस्तान की ज़ेरे ज़मीन दुनिया पर कब्जा कर लिया। डिकोजे ने पाकिस्तान के तमाम बड़े ग्रुप्स को अपने साथ मिला लिया और ज़ेरे ज़मीन दुनिया के स्याह सफ़ेद का मालिक बन बैठा। वो पाकिस्तान में असलहा, मंशियात और इंसानी तजारत में पेश रहता था। पाकिस्तान में होने वाले हर जुर्म के पीछे उसका बिलवास्ता या बिलावास्ता हाथ ज़रूर होता था। लेकिन हमें जिस तेज़ी से उसने पाकिस्तान की ज़ेरे ज़मीन दुनिया में अपने पंजे गाड़े थे, इसी तेज़ी से उसके ग्रुप्स और उसके धंधों का खात्मा होना शुरू हो गया था। पाकिस्तान में ना जाने कहां से कोबरा ग्रुप आ गया, जिसने ना सिर्फ उसके ग्रुप्स का तेज़ी से खात्मा करना शुरू कर दिया, बल्कि उसके कई अहम अड्डे जहां भारी मिकदार में मुंशियात और असलहे का जहीरा होता था, तबाह होने शुरू हो गए। कोबरा ग्रुप बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। उसका टारगेट डिकोजे ही था। उसने डिकोजे के तमाम छोटे बड़े अड्डे तबाह कर दिए और उसके बड़े बड़े ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया था, जिससे डिकोजे की कमर टूटती जा रही थी। डिकोजे ने हर मुमकिन तरीके से कोबरा ग्रुप को ट्रेस करने और उसे ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कोबरा ग्रुप में जैसे इंसान नहीं जन्नात काम कर रहे थे। कोशिश के बावजूद डिकोजे कोबरा को तलाश ना कर सका कि वो कौन है और कहाँ से आते हैं। कोबरा ग्रुप आंधी और तूफान की तरह आता था और डिकोजे के ग्रुप्स का खात्मा करके यूं गायब हो जाता जैसे उसका वजूद ही ना हो। बहरहाल कोबरा ग्रुप डिकोजे की मुकम्मल तबाही का बायस बन गया, जिसने डिकोजे के तमाम ग्रुप्स और उसके तमाम धंधों का सफाया करके रख दिया था। मुसलसल नुकसान और कोबरा ग्रुप से बचने के लिए डिकोजे मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड हो गया। वो कई सालों तक अंडरग्राउंड रहा, जिससे उसकी ज़ेरे ज़मीन दुनिया में फैली हुई दहशत और उसका नाम ख़त्म हो गया। डिकोजे का नाम खत्म होते ही कोबरा ग्रुप भी गायब हो गया और आज तक पता नहीं चल सका कि उस ग्रुप का बॉस कौन था और इस ग्रुप में काम करने वाले अफराद कौन कौन थे। डिकोजे की दुनिया चूंकि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, इसलिए वो भी दोबारा कभी नज़र नहीं आया। उसके बारे में यही समझा जा रहा था कि या तो डिकोजा का भी कोबरा ग्रुप के हाथों खात्मा हो चुका है या फिर कोबरा ग्रुप के खौफ से वो मुल्क छोड़कर जा चुका है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सब डिकोजे को भूल गए थे। सकाज ने तफसीली बयान देते हुए कहा, इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत थी नॉनसेंस, असल बात बताओ। मार्को ने मुंह बनाकर कहा, और सॉरी बॉस, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैं आपको तफसील से हर बात बता रहा हूँ ताकि आपको हर बात का मुफस्सल जवाब मिल सके, क्योंकि चीफ ब्लैक ने मुझे इस सिलसिले में आपसे अलग ब्रीफिंग दी थी। मुझे यकीन है कि आप ये सारी तफसील नहीं जानते होंगे, सकाज ने कहा। तो मार्को ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है बताओ, मार्को ने कहा। जिस ज़माने में डिकोजा ने पाकिस्तानी ज़ेरे ज़मीन दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम किया था, उन दिनों उसने कई गेम्स रूम खोल रखे थे जहां रोज़ाना लाखों करोड़ों का जुआ होता था। उसके एक गेम रूम में एक नौजवान आया करता था। उसे जुआ खेलने का बेहद शौक था। वो हज़ारों लाखों का जुआ खेलता था और शायद ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो कभी जीत नहीं सका। हर बार और फिर बार बार उसका हार ही मुकद्दर बनती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान के एक नामूर साइंसदान का बिगड़ा हुआ बेटा है, जिसे बाप की दौलत उड़ाने के सिवा कोई काम ना था। जुआ खेलने के साथ साथ उसे और भी बहुत सी बुराइयों की लत लग चुकी थी, जो वक्त के साथ साथ पुख्ता होती जा रही थी। उस नौजवान का नाम फुरकान आलम था और उसके बाप का नाम डॉक्टर इसरार आलम था। फुरकान आलम डॉक्टर इसरार आलम का इकलौता और लाडला बेटा था। फुरकान आलम इंतहाई खुदसर और झगड़ालू था। वो ज़रा सी बात पर भड़क उठता। जुए में हारने के बाद तो जैसे उसके दिमाग पर छिपकली सी सवार हो जाती और वो क्लब में हंगामा आराई शुरू कर देता था। एक रोज़ उसी हंगामा आराई में उसके हाथों एक लड़की का कत्ल हो गया जो इस क्लब की डांसर थी। फुरकान आलम अपनी हिफाजत के लिए एक रिवॉल्वर हमेशा अपने पास रखता था। जब वो टेबल पर हार गया तो उसने बिला वजह जीतने वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान उसने अचानक रिवॉल्वर निकाला और इश्ताल में आकर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में गोली वहां मौजूद डांसर गर्ल को लग गई और वो मौका पर ही हलाक हो गई। लड़की की हलाकत के बाद वहां भगदड़ सी मच गई। डिकोजे के आदमियों ने फुरकान आलम को पकड़ लिया। उनका इरादा था कि वो फुरकान आलम को लड़की के कत्ल के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन डिकोजे वहां आ गया और उसने अपने आदमियों को क्लब में पुलिस बुलवाने से मना कर दिया।
डिकोज़े ने फुरकान आलम को एक तहखाने में कैद करा दिया। डिकोज़े को क्रीमिया के एक सिंडिकेट ग्रैंड मास्टर ने ऑफर दी कि अगर वो क्लब में आने वाले पाकिस्तानी साइंसदान के बेटे फुरकान आलम के ज़रिए उसके साइंसदान बाप इसरार आलम से उसका अहम फार्मूला जिसका कोड नाम 11 है हासिल करके उसे दे तो वो उसे माला माल कर देंगे। चूँकि ग्रैंड मास्टर 11 फार्मूले का नाम राज रखना चाहता था, इसलिए उसने उस फार्मूले का कोड नाम सलास कर रख दिया ताकि किसी को उस कोड नाम की समझ ना आ सके और वो इस सिलसिले में जब चाहे डिकोज़े से खुलकर बात कर सके। ग्रैंड मास्टर की ऑफर पर डिकोज़े ने 1-2 बार फुरकान आलम को अपने साथ बिठाकर उसे शराब पिलाकर उसे 11 फार्मूले के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिशें की, लेकिन फुरकान आलम शराब के नशे में भी उसे फार्मूले के बारे में कुछ नहीं बता सका था। और चूंकि फुरकान आलम उसके गेम रूम में बड़ी बड़ी रकूम लाता था, इसलिए डिकोज़े उसे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था, ना ही उसे डरा धमका कर फार्मूला लाने का कह सकता था। लड़की के कत्ल के बाद उसे मौका मिल गया। उसने फुरकान आलम से सौदेबाजी करनी शुरू कर दी कि अगर वो उसे अपने बाप का 11 फार्मूला लाकर दे दे तो वो उस लड़की के कत्ल से उसे बरी ज़िम्मा कर देगा और उसकी जगह उस लड़की के कत्ल में अपने किसी आदमी को पुलिस के हवाले कर देगा। फुरकान आलम लड़की के कत्ल से बेहद डरा हुआ था। उसने डिकोज़े को फार्मूला लाकर देने का वादा कर लिया। फिर अगले ही रोज़ उसने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने अपने बाप का इजाद करदा फार्मूला चोरी किया और उसे लाकर डिकोज़े के हवाले कर दिया। उसने फार्मूला चोरी कैसे किया था इसके बारे में उसने डिकोज़े को तफसील नहीं बताई। फार्मूला एक नोटबुक में था। फार्मूला मिलते ही डिकोज़े ने अपने आदमी को फौरी तौर पर फुरकान आलम को हलाक करने का हुक्म दे दिया। फिर जैसे ही फुरकान आलम उसे फार्मूला देकर बाहर गया, उसके मुसल्लह अफराद ने फुरकान आलम को रास्ते में घेर लिया और उसे गोलियों से भून डाला। डिकोज़े ने उस पर ही कनात नहीं की। उसने अपने साथियों को डॉक्टर इसरार आलम को भी हलाक करने का हुक्म दे दिया था। डिकोज़े का प्लान था कि डॉक्टर इसरार आलम को जब अपने बेटे की हलाकत की खबर मिलेगी और वो उसकी लाश देखने जाए वारदात पर आएगा तो उसे वहीं हलाक कर दिया जाए। इस मकसद के लिए उसके साथियों ने फुरकान आलम की कार के नीचे रिमोट कंट्रोल बम लगा दिया और फिर जैसे ही मुतल्लिका हकाम और साइंसदान डॉक्टर इसरार आलम वहां आया, कार को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया गया, जिससे डॉक्टर इसरार आलम और बहुत से लोगों के टुकड़े उड़ गए। फुरकान आलम और उसके बाप डॉक्टर इसरार आलम की हलाकत के बाद तमाम सबूत ख़त्म हो गए कि फार्मूला किसने चोरी किया और अब वो कहाँ था। डिकोज़ा फार्मूला पाकर बहुत खुश हुआ। फार्मूला चूँकि इंतहाई अहम और कीमती था, इसलिए डिकोज़े ने फार्मूला खुफिया जगह छुपा दिया। डिकोज़े अधेड़ उम्र था और उसकी याददाश्त चूँकि कमज़ोर थी, इसलिए उसने याद दहाने के लिए खुफिया जगह का एक नक्शा बनाकर अपने पास रख लिया ताकि हालात साजगार होने के बाद वो ग्रैंड मास्टर से रब्ता करके उसे फार्मूला देकर करोड़ों डॉलर्स कमा सके। लेकिन उससे पहले ही उसके ग्रुप्स और उसके धंधों को कोबरा ग्रुप ने ख़त्म करना शुरू कर दिया। कोबरा ग्रुप ने वाकई उसकी ज़ेरे ज़मीन दुनिया की सल्तनत ख़त्म करके रख दी थी। डिकोज़े बेजारों मददगार हो गया तो वो अंडरग्राउंड हो गया। सुपर पावर्स ममालिक को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि सलास्का का फार्मूला डिकोज़े नाम में क्रिमिनल के पास मौजूद है। चनाचे कई ममालिक के एजेंट पाकिस्तान में आए और उन्होंने डिकोज़े की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन डिकोज़े का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। इस सिलसिले में हमारी तंजीम भी काम कर रही थी, लेकिन डिकोज़े यूं गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। उसके मुसलसल गायब होने से यही तस्वुर किया जा रहा था कि वो या तो मुल्क छोड़ चुका है या फिर वाकई हलाक हो चुका है और उसके साथ ही 11 फार्मूले का राज भी दफन हो चुका है। इस बार आखिरी कोशिश के तौर पर ब्लैक ने हम दोनों को यहाँ भेजा। ब्लैक के हुक्म के तहत मैंने और आपने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। मैंने ब्लैक की बताई हुई तमाम तफसीलात को जहन में रखते हुए यहाँ आते ही काम शुरू कर दिया। मैं खास तौर पर इस गेम रूम में गया जहाँ डॉक्टर इसरार आलम की बेटी के हाथों एक डांसर का कत्ल हुआ था। वो गेम रूम अब किसी और की मलकियत है, लेकिन उस गेम रूम में चंद अफराद ऐसे भी हैं जो डिकोज़े के साथ काम कर चुके थे। मैंने उनसे मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू किया और उनसे मुख्तलिफ क्लूज़ हासिल करते हुए आखिरकार मैं एक पुरानी बस्ती में पहुंच गया। मुझे ही पता चला कि डिकोज़े अंडरग्राउंड होने के लिए उस बस्ती में चला गया था और उसने वहाँ एक छोटा सा मकान हासिल कर लिया था जहाँ वो गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। तमाम धंधे और कारोबार तबाह होने की वजह से वो टेंशन से बीमार हो गया। उस बीमारी की हालत में वो इस बस्ती के मकान में पड़ा रहता था। चूँकि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, इसलिए वो इस बस्ती में एक हकीम से अपना इलाज करा रहा था, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही अरसे में वो उसी मकान में हलाक हो गया और उसे मुकामी अफराद ने उसी बस्ती के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था।
डिकोज़ी ने जो मकान खरीदा था वो हासा बोसीदा था और उसके मरने के बाद खाली पड़ा था। किसी ने ना उसके मकान पर कब्ज़ा किया, ना ही उसका कोई दावेदार सामने आया। मैं उस मकान को तलाश करता हुआ वहाँ पहुँच गया। फिर जब मैंने उस मकान की तलाशी ली, मुझे वहाँ डिकोज़ी की एक डायरी मिल गई। डिकोज़े जब से उस मकान में आया वो रोज़ाना डायरी लिखता था। मैंने उस डायरी का मुताला किया तो मुझे एक सफ़े पर सलास्का लिखा नज़र आया। मैंने डायरी पढ़ी जिसमें लिखा था कि उसने फार्मूला हिफाजत के पेश नज़र एक खुफिया जगह छुपाया हुआ है। जिस जगह उसने फार्मूला छुपाया है उस जगह का उसने नक्शा बना लिया था, ताकि अगर वो उस खुफिया जगह को भूल भी जाए तो उस नक्शे की मदद से उसे याद आ जाए कि उसने फार्मूला कहाँ छुपाया है। डायरी में उसने नक्शे का जिक्र भी किया था कि उसने वहाँ मौजूद एक पुरानी अलमारी के खुफिया खाने में वो नक्शा रखा था। मैंने वहाँ मौजूद पुरानी अलमारी के खुफिया खाने में वो जगह तलाश की जिसमें नक्शा मौजूद था। अब हमें उस नक्शे को फॉलो करना है और उस खुफिया जगह को तलाश करके वहाँ से डिकोज़ी का छुपाया हुआ फार्मूला हासिल करना है, जिसे हासिल करते ही हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। स्कार्स ने तफसील से बयान करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मार्को एक तवील सांस लेकर रह गया। वो डायरी कहाँ है? मार्को ने पूछा। मेरे पास है, स्कार्स ने कहा और उसने जैकेट की जेब से एक पॉकेट साइज डायरी निकालकर मार्को को दे दी। मार्को ने उससे डायरी ली और उसे खोलकर देखने लगा। क्या इस डायरी में फार्मूले के बारे में और कुछ नहीं लिखा कि वो कौन सी जगह है जहां उसने फार्मूला छुपाया है? मार्को ने कहा। नो बॉस, मैंने डायरी का बगौर मुताला किया। फार्मूले के हवाले से सिर्फ उसी नक्शे का जिक्र है और कुछ नहीं। स्कार्स ने जवाब दिया। ठीक है, तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब वो जगह ढूंढना मेरा काम है जहाँ फार्मूला मौजूद है। मार्को ने सर हिलाते हुए कहा। क्या उस नक्शे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस जगह का नक्शा है और सलास्का फार्मूला कहाँ मौजूद हो सकता है? स्कार्स ने कहा। हाँ, मैंने नक्शा देखकर समझ लिया कि ये नक्शा कहाँ हो सकता है और डिकोज़े ने सलास्का फार्मूला कहाँ छुपाया हुआ है। मार्को ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड शो, फिर तो हमारे लिए फार्मूला हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। हम आज ही फार्मूला हासिल करके यहाँ से निकल जाएंगे। स्कार्स ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये नक्शा उसी मकान का है जहाँ से तुम नक्शा ढूंढ कर लाए हो। सलास्का फार्मूला भी उसी मकान में मौजूद है, मार्को ने कहा। ओ, लेकिन मैंने तो उस मकान की मुकम्मल तलाशी ली थी, मुझे तो वहाँ से कोई फार्मूला नहीं मिला। स्कार्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। सलास्का फार्मूला एक खुफिया जगह पर मौजूद है। नक्शे पर डार्ट्स में एक तहरीर लिखी हुई थी। तहरीर के मुताबिक सलास्का फार्मूले पर जो एक नोटबुक की शक्ल में है, इस पलंग के नीचे ज़मीन में दबे हुए एक बॉक्स में है। उस जगह को 5 फुट की गहराई तक खोदा जाए तो वहाँ से स्याह रंग का एक बॉक्स निकलेगा। इसी बॉक्स में सलास्का फार्मूला रखा हुआ है। हम आज ही डिकोज़े के मकान में जाएंगे और वहाँ से ज़मीन खोदकर ब्लैक बॉक्स निकाल लाएंगे और फिर मलकाट की मदद से हम आज रात ही यहाँ से निकल जाएंगे। मार्को ने कहा तो स्कार्स ने इस बात में सर हिला दिया। गुड शो, फिर तो हमारा मिशन बेहद ईजी मिशन साबित हुआ। नक्शा हासिल करने और नक्शे की मदद से सलास्का फार्मूला हासिल करने में हमें चंद रोज़ की मेहनत करने के सिवा किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। स्कार्स ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये सब काम तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हुआ है। तुम अगर डिकोज़े के मकान तक ना पहुंच जाते तो ना हमें ये नक्शा मिलता, ना ही सलास्का फार्मूले का पता चलता। इस सारी कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसलिए एक्री में वापस जाकर मैं ब्लैक से तुम्हारी हसूसी तारीफ़ करूंगा और हसूसी नाम भी दिलवाऊंगा। मार्को ने कहा तो स्कार्स के चेहरे पर मुसरत के रंग बिखरते चले गए। आपकी तारीफ़ ही मेरे लिए इनाम है बॉस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्कार्स ने कहा। ओके, तुम मेरे साथ चलो, हम अभी जाकर डिकोज़े के मकान से फार्मूला निकाल लाते हैं, फिर हमें जल्द से जल्द पाकीशा से निकलना है। मार्को ने कहा तो स्कार्स ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों उठ खड़े हुए और एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए कमरे से निकलते चले गए। 2 शेरनियाँ और एक जैसी? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। वो नहीं, यहाँ एक ही शेरनी है और वो मैं हूँ, पहले से मौजूद नायला ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर तुम शेरनी हो तो फिर मैं कौन हूँ? दूसरी नायला ने से घूरते हुए गुस्से से कहा। तुम चूहिया हो, ऐसी चूहिया जो शेरनी की खाल पहनकर शेरनी बनने की कोशिश कर रही हो। पहली नायला ने घबराते हुए कहा। बकवास बंद करो, अगर तुमने मुझे दोबारा चूहिया कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। दूसरी नायला ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तो क्या तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारा लिहाज करूँगी? अगर तुमने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूँगी। पहली नायला ने फनकारते हुए लहजे में कहा। इमरान आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों की तरफ देख रहा था। उन दोनों हमशक्ल लड़कियों को देखकर वो भी चकरा कर रह गया कि नायला को वो बाखूबी जानता था और उसके सामने अब वो 2 नायला थी। दोनों की शक्ल, बात करने का अंदाज और लहजा एक जैसा था, इसलिए इमरान को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से असल नायला कौन है और दूसरी लड़की कौन है जो नायला बनी हुई है।
ये सब क्या हो रहा है? खामोश हो जाओ तुम दोनों। सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा तो वो दोनों खामोश हो गई और उनकी तरफ देखने लगी। बात मैंने नहीं, इस फ्रॉड लड़की ने शुरू की थी डैडी। पहली नायला ने मुंह बनाते हुए कहा, ये झूठ बोल रही है डैडी, मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी नायला ने कहा, झूठ मैं नहीं तुम बोल रही हो, नॉनसेंस। तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी हर बात झूठ है। तुम क्या समझती हो कि मेरी मम्मी डैडी तुम जैसी जालसाज लड़की को अपनी बेटी समझकर यहाँ रख लेंगे और तुम यहाँ की मालकिन बन जाओगी? पहली नायला ने एक बार फिर गुस्से में आते हुए कहा, मैं अपने माँ बाप के पास आई हूँ, तुम्हारे नहीं। झूठ का पलंदा तुम हो, सर से पैरों तक तुम झूठ ही झूठ हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी असलियत खुद बता दो, वरना। दूसरी नायला ने गर्राते हुए कहा, वरना? वरना क्या? पहली नायला ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, बस करो दोनों, मैंने कहा ना कि खामोश हो जाओ। तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम दोनों को खुद ही बुला लूँगा और ये फैसला मैं खुद करूँगा कि तुम में से मेरी बेटी कौन है और किसने मेरी बेटी का मेकअप कर रखा है। जाओ यहाँ से फ़ौरन। सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा, ओके डैडी। पहली नायला ने कहा, यस डैडी। दूसरी नायला ने कहा। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरती हुई और तेज़ से कदम उठाती हुई कमरे से निकलती चली गई। सर सुल्तान ने एक बार फिर अपना सर थाम लिया। हैरत है, मैं तो हमेशा यही समझता आया था कि आपकी एक ही बेटी है, लेकिन अब जुड़वा बेटियां कहाँ से आ गई? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, यही तो रोना है, एक हमारी बेटी है, कोई जुड़वा नहीं। फिर ना जाने एक के बाद दूसरी बेटी कहाँ से आ गई है और वो खुद को हमारी ही बेटी साबित करने पर तुली हुई है। सर सुल्तान ने बेचारगी के आलम में कहा, असल किस्सा क्या है? नायला को मैं जानता हूँ, आपने उसे आला तालीम के लिए अक्रीमा भेजा हुआ था। मेरे ख्याल में अभी उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, फिर ये कब वापस आई और उस दूसरी नायला का क्या चक्कर है? इमरान ने सर सुल्तान के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये सारा बेगम साहिबा का किया धरा है। उन्हें अपनी बेटी से मिले हुए बहुत वक्त हो चुका था। नायला को बार बार ये फ़ोन करके पाकीशा बुला रही थी। मैं मना करता था कि अब उसे ना बुलाया जाए, उसकी तालीम मुकम्मल होने में 1 साल बाकी है। 1 साल के बाद ये मुस्तकिल तौर पर हमारे पास आ जाती, लेकिन बेगम साहिबा का इसरार था कि नायला को कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन यहाँ ज़रूर आना चाहिए। मेरे लाख मना करने के बावजूद बेगम ने नायला को वापसी के लिए राज़ी कर लिया था। फिर उन्होंने उसके अकाउंट में भारी रकम भी जमा करा दी ताकि नायला को यहाँ आने में दिक्कत ना हो। कल रात नायला जहाँ पहुँच गई, उसकी आमद से मुझे पोशीदा रखा गया था। मैं नायला की इस तरह अचानक आमद पर हैरान रह गया, लेकिन बहरहाल बेटी को मैंने भी काफ़ी अर्सा बाद देखा था, इसलिए मुझे उसकी आमद पर बेहद खुशी हुई। अभी नायला को घर आई 1 घंटा ही गुजरा होगा कि हमारा बूढ़ा मुलाजिम फजलू बाबा एक और लड़की को अंदर ले आया। उस लड़की की शक्ल भी नायला जैसी थी। दूसरी नायला को देखकर हम दंभाहुद रह गए। दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई और फिर उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों का यही दावा था कि वो नायला है। हमें भी एक साथ 2 नायला देखकर इंतहाई हैरत हो रही थी। दोनों की शक्ल, सूरत, उनकी आवाज़, उनके बात करने का अंदाज एक जैसा था, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि उनमें से हमारी बेटी कौन है और दूसरी लड़की कौन है। हमने दोनों को बिठाकर उनसे बातें की, उनसे पुरानी और नई बातें पूछी और तुम ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि दोनों ही बचपन से लेकर अब तक की तमाम बातें जानती हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा और मेरी बेगम का बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि दोनों में से कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो नायला नहीं है। हमने उन दोनों से जो सवाल किए थे, उनके दोनों ने एक जैसे जवाब दिए, जिससे हमारी अकल ही हब्द होकर रह गई और मैं बेगम साहिबा पर भड़क रहा था कि ये सारा मसला उसका पैदा करता है। ना ये फ़ोन करके नायला को पाकीशा बुलाती, ना ही ये बखेड़ा खड़ा होता। अब हमारी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि ये सब क्या है और हमारी 2 बेटियां कैसे हो गई, जबकि हमने अक्रीमा में एक ही नायला को पढ़ने के लिए भेजा था। सर सुल्तान ने पूरी तफसील बयान करते हुए कहा, इन दोनों की शक्लें और उनके बोलने के अंदाज से तो मैं भी चकरा गया हूँ। वाकई दोनों में किसी एक बात का भी फ़र्क नहीं, दोनों ही असली मालूम हो रही हैं। इमरान ने कहा, नहीं, उनमें से एक हमारी बेटी है, दूसरी लड़की कोई और है जिसे नायला का मेकअप कर रखा है और वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। सर सुल्तान ने होंठ चबाते हुए कहा, कैसा धोखा? इमरान ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मालूम नहीं, लेकिन वो जो कोई भी है उसके इरादे नेक नहीं और वो किसी खास मकसद के लिए ही हमारी बेटी के रूप में यहाँ आई है। सर सुल्तान ने तलह लहजे में कहा, तो क्या आपको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं कि दूसरी लड़की का इस तरह आपकी बेटी बनकर यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है?
इमरान ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, सच पूछो तो उन दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर मेरी अकल हब्ब होकर रह गई है। कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि किसे अपनी बेटी कहूँ और किसे धोखेबाज। सर सुल्तान ने सर झटकते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ कि दोनों को अपना लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको 2 बेटियां मिल गई हैं और वो भी एक जैसी। दोनों की बातों से लग रहा कि एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। दोनों की बकबक सुनकर आपका भी दिल लगा रहेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी लड़की ना जाने कौन है और उसका मकसद ना जाने क्या हो। सर सुल्तान ने कहा, सोचे हो सकता है कि आपकी जुड़वा बेटियां ही हुई हों और आप दोनों को पता ना चला हो। मैटरनिटी होम और अस्पतालों में ऐसा ही होता है कि जिसकी जुड़वा औलाद होती है उस अस्पताल का कोई फर्द या नर्स एक बच्चे को उठाकर गायब कर देती है, फिर उसे किसी ऐसे जोड़े को फरोख्त कर दिया जाता है जो बे औलाद हो सकता है कि आपके साथ भी यही हुआ हो, या फिर। इमरान कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर शरारत के तासुरात नमूदार हो गए। या फिर क्या? ये तो अपने क्या नॉनसेंस बातें शुरू कर दी हैं। हमारी एक ही बेटी हुई थी और वो भी घर में, नॉर्मल डिलीवरी थी, जिसलिए मुझे बेगम साहिबा को किसी अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सर सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर मेरी या फिर वाली बात ही ठीक लगती है। इमरान ने कहा, कौन सी बात? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा, आप मुझे खुलकर बताएं, यकीन करें कि मैं आंटी को मना लूँगा, वो मेरी बात मान जाएंगी। क्यों आंटी? इमरान ने पहले सर सुल्तान और फिर बेगम सुल्तान से मुहातिब होकर कहा। क्या क्या मतलब, क्या कह रहे हो? तुम्हारी आंटी का क्या ताल्लुक? सर सुल्तान ने बेएहतियात चौंकते हुए कहा, माना कि आप आंटी को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन ये बात आंटी भी जानती है कि मर्द ज़ात का क्या एतबार, उसे कब और कहाँ कोई और पसंद आ जाए। और इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं पहले ही मर जाने की हद तक संजीदा हूँ, ऊपर से तुमने अपनी बकवास शुरू कर दी है। सर सुल्तान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और इमरान समझ गया कि सर सुल्तान वाकई इस वक्त परेशानी की इंतहा को पहुँचे हुए हैं, वरना वो आम हालात में इस अंदाज में बात करते ही नहीं। इलामात तो इश्क निस्वां वाली ही लग रही हैं। इमरान भला आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। इश्क निस्वां क्या मतलब? ओ, अब समझा। तो तुम इसलिए ये सारी बकवास कर रहे थे कि मैंने कहीं और भी शादी कर रखी है और आने वाली दूसरी लड़की भी मेरी बेटी है। शट अप यू नॉनसेंस, दफ़ा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं खुद इस मामले से निपट लूँगा, सर सुल्तान ने चीखते हुए कहा और दोनों हाथों से एक बार फिर अपना सर थाम लिया। तो फिर कौन है ये दूसरी लड़की? इमरान ने कहा, मुझे क्या मालूम, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है कि तुम इस मसले को किसी तरह से सुलझाओ, और तुमने जहां आते ही उल्टी सीधी बकवास करनी शुरू कर दी है। सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा, आंटी, क्या आप भी इन दोनों को नहीं पहचानते कि उनमें से आपकी बेटी नायला कौन सी है? इमरान ने बेगम सुल्तान से मुहातिब होकर कहा, नहीं, मुझे दोनों एक ही जैसी लग रही हैं। मैंने भी दोनों को अलग अलग बिठाकर उनसे बहुत सी ऐसी बातें पूछी हैं जो मैं और नायला ही जानती थी, लेकिन दोनों ने हर बात का सही जवाब दिया था। दोनों सब कुछ जानती हैं। बेगम सुल्तान ने कहा, आपने उनके टिकट्स और पासपोर्ट चेक किए हैं? इमरान ने सर सुल्तान से पूछा। दोनों के पासपोर्ट गुम हो गए हैं। सर सुल्तान ने मुंह बनाकर कहा, गुम हो गए हैं? क्या मतलब? इमरान ने हैरान होकर कहा, दोनों का कहना है कि उनके पासपोर्ट उनके हैंडबैग में थे और वो एयरपोर्ट से जिस टैक्सी में जहां आई थी उनके हैंडबैग उसी टैक्सी में रह गए थे। सर सुल्तान ने कहा, तो क्या दोनों एयरपोर्ट से टैक्सी में आई थी? इमरान ने कहा, हाँ, बेगम साहिबा ने मुझे सरप्राइज़ देना था, इसलिए उन्होंने मुझे नायला की वापसी के बारे में नहीं बताया। पाकिस्तान पहुंचकर नायला ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने उसे मशवरा दिया कि वो टैक्सी लेकर घर आ जाए। सर सुल्तान ने एक बार फिर अपनी बेगम की तरफ गुस्सीली नज़रों से देखते हुए कहा, नायला ने आपको खुद फ़ोन किया था या आपने उससे रब्ता किया था? इमरान ने बेगम सुल्तान से पूछा। उसी ने किया था मुझे फ़ोन। बेगम सुल्तान ने जवाब दिया। किस नंबर से? मेरा मतलब है लोकल नंबर था या सेलफोन का नंबर था? इमरान ने पूछा। लोकल नंबर था शायद। बेगम सुल्तान ने कहा, आप एक बेटी की माँ हैं, क्या आप नायला की कोई ऐसी निशानी नहीं जानती जिसे देखकर आपको पता चल सके कि वही असली नायला है? इमरान ने कहा, नायला की कमर पर स्याह रंग का एक धब्बा है जो बचपन से ही उसकी कमर पर मौजूद था। मैंने दोनों को देखा, दोनों की ही कमर पर वो धब्बा मौजूद है। बेगम सुल्तान ने कहा तो इमरान ने बेएहतियात होंठ भींच लिए। इसका मतलब है कि दूसरी लड़की जो कोई भी है वो नायला की हर बात जानती है। वो यहाँ सोच समझकर और बाकायदा प्लानिंग करके आई है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ। सर सुल्तान ने कहा, अब आप क्या चाहते हैं? इमरान ने उनकी ओर गौर से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब संजीदगी दिखाई दे रही थी। सर सुल्तान ने जो बातें बताई थी वो वाकई इंतहाई उलझा देने वाली थी। उनकी एक ही बेटी थी जो आला तालीम के लिए एक्रीमिया गई हुई थी। अब जब वो वापस आई तो एक के बजाय दो नायला वापस पहुंची थी, जिनमें से एक जाहिर है असली नहीं थी। वो कौन थी और उसे नायला के मेकअप करने या उसकी जगह लेने की क्या ज़रूरत थी? ये सब बातें इमरान को भी उलझन में मुब्तला कर रही थी।
तुम भी नायला को बाखूबी जानते हो। तुम उन दोनों से जाकर मिलो और उनसे बातें करो, फिर शिनाख्त करो कि उनमें से हमारी बेटी नायला कौन है और वो दूसरी लड़की कौन है, और उसके क्या अज़ाइम है और वो यहाँ क्यों आई है। सर सुल्तान ने कहा, इसके लिए तो मुझे उन दोनों के बाकायदा इंटरव्यू करने पड़ेंगे। इमरान ने सोचते हुए कहा, तो करो, किसने रोका है। तुम सच सामने लाओ ताकि पता चल सके कि आखिर इस धोखेबाज लड़की के अज़ाइम क्या हैं, वो क्या चाहती है। सर सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं पहले नायला नंबर 1 से बात करूंगा। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा, नायला नंबर 1 क्या मतलब। सर सुल्तान ने चौंकर कहा, इस घर में 2 नायला मौजूद हैं। जब मैं जहाँ आया था तो पहले जो नायला यहाँ आई थी उसका नंबर 1 है, बाद में आने वाली नंबर नायला 2 था। अब इसी तरह उन दोनों का फ़र्क किया जा सकता है, वरना मुश्किल हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेकर रह गए। ठीक है, तुमने जो करना है करो, लेकिन हमारी बेटी हमें मिलनी चाहिए बस। सर सुल्तान ने स्पार्ट लहजे में कहा, जो हुक्म सुल्तानिया मोज़म। इमरान ने इनकसारी से कहा, मैंने वक्ती तौर पर उन दोनों को अलग अलग कमरे दे दिए हैं ताकि वो एक दूसरे से दूर रह सकें और एक दूसरे से झगड़ा ना कर सकें। मैं फजलू बाबा को बुलाता हूँ, वो तुम्हें पहली नायला के कमरे में ले जाएंगे। सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। सर सुल्तान ने फजलू बाबा को बुलाया और उन्हें कहा कि वो इमरान को दोनों लड़कियों के कमरे दिखा दे। फजलू बाबा ने असबात में सर हिलाया और इमरान फजलू बाबा के हमरा हो लिया। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। अब कैसे पता चलेगा कि ये नायला नंबर 1 का कमरा है या नायला नंबर 2 का। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या आपने मुझसे कुछ पूछा है। फजलू बाबा ने चौंक कर कहा, नहीं, आप जाइए, ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। इमरान ने कहा। तो फजलू बाबा ने असबात में सर हिलाया और एक तरफ बढ़ गए। इमरान चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है, दफ़ा हो जाओ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। और अंदर से नायला की झंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी, ओ तो मैं गलती से नायला नंबर 2 के कमरे के पास आ गया हूँ। इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा, नायला नंबर 2, ये क्या बकवास है, मैं नायला नंबर 2 नहीं हूँ। अंदर से नायला की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुल गया। आप यहाँ क्या करने आए हो, जाओ उसी हराफा के पास जाओ जिसे मम्मी और डैडी के सामने टकर टकर देख रहे थे। इमरान को नायला ने गुस्सीले लहजे में कहा, अब क्या करता है, एक ही रूप में 2 हसीनाएं जब सामने आ जाएं तो अकल दंग रह जाती है, फिर समझ में ही नहीं आता कि किसको देखा जाए और किसको नज़रअंदाज किया जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर दाखिल हो गया और कमरे को गौर से देखने लगा। वो झूठी, मक्कार और चालाक लड़की है, उसने मेरा मेकअप किया हुआ है। नायला ने उसके पीछे अंदर आते हुए उसी तरह गुस्सीले अंदाज में कहा, लेकिन क्यों, उसने तुम्हारा मेकअप क्यों किया है। इमरान ने उसकी ओर गौर से देखते हुए कहा, मुझे क्या मालूम, उसी से पूछो जाकर। नायला ने झल्लाहट भरे लहजे में कहा, ये बात उसने भी कर देनी है कि मुझे क्या मालूम, तुमसे पूछूं जाकर तो मैं क्या करूँगा। इमरान ने कहा, तुम मुझे बाहूबी जानते हो इमरान, मैं ही सर सुल्तान की बेटी हूँ। ना जाने ये लड़की कौन है और क्यों मेरे मेकअप में यहाँ आई है। तुम उसका मेकअप चेक करो, मुझे यकीन है कि उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। पहले ये तो साबित करो कि तुम ही असली नायला हो और फिर मैं दूसरी से भी जाकर पूछ लूँगा। इमरान ने कहा, क्या मतलब, क्या तुम्हें भी यकीन नहीं कि मैं ही असली नायला हूँ। क्या तुम भी मम्मी डैडी की तरह मुझ पर शक कर रहे हो। नायला ने गुस्सीले लहजे में कहा, हकीकत परखने के लिए थोड़ा बहुत शक तो जायज़ होता ही है। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, करो, तुम भी करो शक, मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तो यही गम खाए जा रहा है कि अपने घर में ही मैं पराई होकर रह गई हूँ। नायला ने जज्बाती लहजे में कहा, उसकी आंखों में नमी उभर आई। तुम्हें वो सबक याद है जो मैं और तुम बचपन में एक साथ बैठकर याद करते थे। इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, सबक, कौन सा सबक, और हमने कब एक साथ बैठकर कोई सबक याद किया था। नायला ने चौंक कर कहा, वही अलिफ अनार बेबकरी जिसे तुम अलिफ अनाल और बेबकली कहती थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्या बकवास है, मैं कब हकलाती थी, मेरी ज़ुबान बचपन से ही साफ़ है। नायला ने झल्ला कर कहा, मतलब तुम्हें याद ही नहीं। इमरान ने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे सब कुछ याद है, कोई ढंग का सवाल करो जो मेरे और तुम्हारे सिवा कोई न जानता हो, तब यकीन आएगा कि मैं ही नायला हूँ। नायला ने गुस्से से होंठ बींचते हुए कहा, इस बेढंगे मामले में अब मैं ढंग का सवाल कहाँ से लाऊं। इमरान ने कहा, फजूल बातें मत करो। नायला ने झल्ला कर कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें वो वाक़या याद है कि जब तुम एक बार अगवा किया गया था। इमरान ने सोचकर कहा, हाँ सब याद है मुझे, तो बताओ कि अगवा होने से पहले तुम कहाँ जा रही थी। इमरान ने पूछा, मैं जनाब क्लब जा रही थी, रास्ते में मेरी कार घेर ली गई और चंद मुसल्ले अफराद ने मुझे गन पॉइंट पर एक बंद बाड़ी की वैन में डाल दिया था। नायला ने जवाब दिया, तुम्हें उन मुसल्ले अफराद से किसने बचाया था। ब्लैक प्रिंस, हाँ उसने कहा था कि वो ब्लैक प्रिंस है, उसने ही मुझे घर पहुंचाया और मेरे हाथ डैडी के लिए सलाम भी भेजा था। नायला ने जवाब दिया, गुड शो, तुम्हें तो वाकई सब याद है।
तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। क्योंकि ब्लैक प्रिंस वाला वाक़या बेहद पुराना है, इमरान ने उसकी तरफ तारीफ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ, तो अब भी कहो कि असली नायला नहीं हूँ? नायला ने फनकारते हुए कहा, मैंने कब कहा कि तुम असली नहीं हो? तुम भी असली हो और वो भी असली है। इमरान ने कहा, वो भी असली है से क्या मतलब? अगर वो असली है तो फिर नकली कौन है? नायला ने तेज़ लहजे में कहा, यही तो मालूम करना है। अब मेरे एक और सवाल का जवाब दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी क्या मतलब? मतलब तुमसे सवाल जवाब बंद। बाकी सवालों जवाब मैं नायला नंबर 2 से करूँगा। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा तो नायला एक तवील सांस लेकर रह गई। पूछो, अब क्या पूछना बाकी रह गया है? नायला ने सर्द आह भरते हुए कहा, जब तुम माला तालीम के लिए क्रीमिया रवाना होने वाली थी, तुम्हारे मम्मी डैडी के साथ मेरे डैडी भी मौजूद। मैं भी उनके साथ ही आया था और मैंने तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दिया था जिसे देखकर तुमने हाथ नाक मुँह चढ़ाया था। बताओ मैंने तुम्हें क्या तोहफा दिया था? इमरान ने कहा, मैं जानती थी तुम यही सवाल करोगे और तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे पास, रुको 1 मिनट। नायला ने कहा। फिर वो तेज़ी से मुड़ी और बेड की तरफ चलती गई। उसने बेड के नीचे से एक सूटकेस निकाला और उसे उठाकर बेड पर रख दिया। फिर वो सूटकेस खोलकर उसमें मौजूद सामान निकालने लगी। कुछ देर बाद वो सूटकेस में हाथ मारती रही। फिर वो कोई चीज़ निकाल कर तेज़ से चलती हुई इमरान की तरफ आ गई। मैंने मुट्ठी बंद कर रखी थी, ये है तुम्हारा तोहफा, नायला ने स्पॉट लहजे में कहा। साथ ही उसने मुट्ठी खोलकर इमरान के सामने कर दी। उसे देखकर इमरान एक तवील के लिए सांस लेकर रह गया। मुझे ये भी याद है जब तुमने ये सिक्का मेरे हाथ पर रखा तो कहा कि अगर मैंने उसे कभी खर्च ना किया तो ये हमेशा मेरे पास रहेगा। देख लो, मैंने उसे खर्च नहीं किया, अब भी ये मेरे पास है, नायला ने तलह लहजे में कहा। इमरान ने उसकी हथेली से सिक्का उठाया और उसे गौर से देखने लगा। अभी वो सिक्के को देख ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से पलटा। उसी लम्हे एक हल्का सा धमाका हुआ और धमाका होते ही इमरान की आंखों के सामने यकलहत अंधेरा छा गया। इमरान ने सर झटककर आंखों के सामने छाने वाला अंधेरा दूर करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे अपना दिमाग अंधेरे में डूबता हुआ महसूस हुआ। फिर रेत की हाली होती हुई बोरी की तरह फर्श पर गिरता चला गया। बेहोश होने से पहले उसने नायला की तेज़ चीखने की आवाज़ सुनी थी। टेलीफोन की घंटी बजते ही बड़ी सी मेज के पीछे ऊंची पुश की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ एक गेंडीनुमा आदमी बेएहतियात चौंक पड़ा। उसके सामने शराब की एक बड़ी सी बोतल पड़ी थी जो आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी थी। फ़ोन की घंटी बजते ही उसने हाथ बढ़ाया और मेज़ पर रखे हुए कई रंगों के फ़ोन में से एक सफ़ेद रंग के फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, उस गेंडीनुमा आदमी ने हलक फाड़ कर कहा, जैसे उसे फ़ोन करने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा हो। राडनी की काल है बॉस, दूसरी तरफ से इंतहाई मौदमाना लहजे में कहा गया। कौन राडनी? गेंडीनुमा आदमी ने और ज़्यादा गरजदार लहजे में कहा। कार्लिस राडनी की बात कर रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से इसी तरह मौदमाना लहजे में कहा गया। क्या हुआ है उसे, और क्या उसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है? कराओ बात, बॉस ने दहाड़ते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर एक लम्हे के लिए रिसीवर में खामोशी छा गई। राडनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ है, तुम्हें क्यों काल की है? बॉस ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। आराम से बात करो ब्लैक, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जिनके सामने तुम इस तरह धाड़ कर बात करते हो। दूसरी तरफ से राडनी की गराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं इसी तरह बात करने का आदी हूँ, नॉनसेंस, तो मतलब की बात करो, क्यों काल की है तुमने? ब्लैक ने एक वसीले लहजे में कहा। तुमने ग्रैंड मास्टर को धोखा दिया है ब्लैक, और ग्रैंड मास्टर धोखा देने वालों का इंतहाई इबरतनाक अंजाम करता है, राडनी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। धोखा? क्या मतलब, कैसा धोखा? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ग्रैंड मास्टर को कौन सा धोखा दिया है? ब्लैक ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा। मैं फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहीं बात होगी। ब्लैक ने रिसीवर कान से हटाया। फिर चंद लम्हे हैरत से उसे घूरता रहा। फिर उसने गुस्से से रिसीवर केडल पर पटा दिया। क्या बोल रहा था? नॉनसेंस, मैंने ग्रैंड मास्टर से कौन सा धोखा किया? लगता है इस अहमक का दिमाग खराब हो गया है, ब्लैक ने गराहट भरे लहजे में कहा। उसने सामने पड़ी हुई बोतल उठाई और उसे मुंह से लगा लिया। उसने बोतल मुंह से तब हटाई जब शराब का एक एक कतरा उसके हलक में उतर गया। खाली बोतल उसने साइड में रख दी और फिर उसने इत्मीनान भरे अंदाज में अपना सर कुर्सी की पुष्ट पर टिकाया और रिलैक्स मूड में आंखें बंद कर लीं। 10 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने चौंक कर आंखें खोल दी। यस, कम इन, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। तो दरवाज़ा खुला और एक लंबे और कसरती जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उस नौजवान के चेहरे पर जख्मों की बेशुमार पुराने निशान थे, जिससे पता चलता था कि उसकी सारी ज़िंदगी लड़ाई भड़ाई में गुजरी है। तुम? ब्लैक ने उसे देखते ही तेज़ लहजे में कहा। हाँ, कि मुझे देखकर डर गए हो क्या? नौजवान ने उसे दुरुस्त नज़रों से घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। नॉनसेंस, तुम कोई हलाई महलूक हो जिससे मैं डर जाऊंगा? और ब्लैक ने डरना नहीं, सिर्फ डराना ही सीखा है। एक्रीमिया में ब्लैक का नाम डर और दहशत की इलामत है, ब्लैक ने जवाब लगाते हुए कहा। नौजवान आगे बढ़ा और बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया।
उसकी नज़र ब्लैक के चेहरे पर गड़ी हुई थी। ब्लैक ग्रैंड मास्टर के सामने ब्लैक की कोई हैसियत नहीं। ब्लैक जैसी बेशुमार तंजीमें ग्रैंड मास्टर के अंडर काम करती हैं और उससे खौफज़दा रहती हैं। नौजवान ने कहा, लेकिन इन तंजीमों में तुम ब्लैक को शामिल नहीं कर सकते राडनी। तुम जानते हो कि ब्लैक अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करती है और उसने अपनी ताकत के बलबूते पर एक्रीना की जेर ज़मीन दुनिया में अपना नाम बनाया है। यही वजह है कि ग्रैंड मास्टर सिंडिकेट के भी बड़े बड़े काम ब्लैक से ही कराए जाते हैं। ब्लैक ने कहा, जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। ग्रैंड मास्टर दूसरी तमाम तंजीमों से कहीं बढ़कर तुम्हें फोकियत देती है ब्लैक। ग्रैंड मास्टर तुमसे जो भी काम लेती है उसका तुम्हें भरपूर मुआवजा भी अदा किया जाता है, जो तुम्हारे बताए हुए मुआवजे से दुगना होता है। इसलिए तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम ग्रैंड मास्टर के लिए भी जो काम करो पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से करो और ग्रैंड मास्टर के एतमाद को किसी सूरत भी ठेस नहीं पहुंचाओ, क्योंकि ग्रैंड मास्टर के एतमाद को जो ठेस पहुंचाता है या उसे धोखा देता है उसकी मंजिल मौत होती है, भयानक मौत। राडनी ने कहा, हाँ, फजूल बातें मत करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुमने फ़ोन पर क्या कहा कि मैंने ग्रैंड मास्टर को धोखा दिया है? किस धोखे की बात की थी तुमने? बोलो। ब्लैक ने सर झटक कर इंतहाई झंझलाए हुए लहजे में कहा, सलास का फार्मूला। राडनी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सलास का फार्मूला? क्या मतलब, क्या हुआ सलास का फार्मूले को? मैंने वो नोटबुक तुम्हें दे तो दी थी जिसमें फार्मूला मौजूद था, वो असली नोटबुक नहीं है रोडनी। क्या मतलब, कौन सी नोटबुक असली नहीं है? ब्लैक ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, जिसमें सलास का फार्मूला दर्ज था। राडनी ने इसी अंदाज में कहा तो ब्लैक के चेहरे पर हैरत की तासुरात उभर आए। ये कैसे मुमकिन है? मुझे मार्को ने जो नोटबुक ला कर दी मैंने वही तुम्हारे हवाले कर दी थी, फिर ये कैसे मुमकिन है कि वही नोटबुक हो और उसमें सलास का फार्मूला मौजूद ना हो? ब्लैक ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा, ये मैं नहीं जानता, नोटबुक कोड में है। ग्रैंड मास्टर ने नोटबुक को डीकोड करा लिया लेकिन उसमें सलास का फार्मूला नहीं है। राडनी ने सर्द लहजे में कहा, ओ तो क्या दर्ज है उस नोटबुक में? नोटबुक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर इसरार आलम की है। उसने उन फार्मूलों के हवाले लिखे हैं जिन पर वो काम करता आया था। नोटबुक में उसकी इजादात का जिक्र है, उसमें कोई फार्मूला दर्ज नहीं। राडनी ने कहा, ओह, ये कैसे हो सकता है? ये नोटबुक डिकोजी के पास थी जिसे उसने इंतहाई महफूज जगह छुपाया हुआ था। ये नोटबुक उसे पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर इसरार के बेटे ने चोरी करके ला कर दी थी और उसने डिकोजी को यही बताया था कि नोटबुक में 11 फार्मूला है जिसे कोड में सलास का कहा जाता है। ब्लैक ने कहा, नहीं, नोटबुक में सलास का नामी फार्मूला नहीं, ये वो नोटबुक नहीं है जिसकी ग्रैंड मास्टर को ज़रूरत थी। राडनी ने कहा, हाँ, इसका मतलब है कि डिकोजी के साथ पाकिस्तानी साइंसदान के बेटे ने धोखा किया और उसे सलास का फार्मूले की बजाय कोड में लिखी हुई दूसरी नोटबुक लाकर दे दी थी। उसे डिकोजी सलास का फार्मूले की नोटबुक समझकर अपने पास रखा हुआ था। ब्लैक ने होंठ चबाते हुए कहा, हाँ, ऐसा मुमकिन है और ये भी हो सकता है कि असल फार्मूले वाली नोटबुक तुम्हारे पास हो और तुमने जानबूझकर ग्रैंड मास्टर से मजीद दौलत हासिल करने के लिए नकली नोटबुक दे दी हो। राडनी ने कहा तो ब्लैक का चेहरा गुस्से से बिगड़ता चला गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ब्लैक का चीफ हूँ और ब्लैक अपना जो भी काम करता है इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से करता है। मैंने तुम्हें वही नोटबुक दी थी जो मुझे पाकिस्तान से मेरे आदमी मार्को और स्काज ने लाकर दी थी, समझे तुम? ब्लैक ने गरजते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ समझने के लिए नहीं आया हूँ ब्लैक, बल्कि समझाने के लिए आया हूँ। मुझे दी हुई तुम्हारी नोटबुक जाली है। ये नोटबुक तुम अपने पास रखो और हमें वो नोटबुक दो जिसमें सलास का फार्मूला मौजूद है। ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें सलास का फार्मूले के लिए तुम्हारी डिमांड से बढ़कर मुआवजा दिया था। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम ग्रैंड मास्टर को वही चीज़ लाकर दो जिसके लिए मुआवजा दिया गया है। राडनी ने उससे भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा और साथ ही उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक नोटबुक निकालकर ब्लैक के सामने मेज़ पर फेंक दी। ब्लैक चंद लम्हे उसकी जानिब घुसीली नज़रों से देखता रहा, फिर उसने नोटबुक उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। हाँ, ये वही नोटबुक है जो मैंने तुम्हें दी थी और यही नोटबुक मुझे मार्को ने दी थी। ब्लैक ने होंठ चबाते हुए कहा, मार्को को बुलाओ और उससे पूछो कि ये नोटबुक उसने कहाँ से ली है और सलास का फार्मूले वाली नोटबुक कहाँ है। राडनी ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे। ब्लैक ने सर झटकते हुए कहा। उसने हाथ बढ़ाया और मेज़ की साइड पर पड़े हुए एंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस। दूसरी तरफ से एक मोहब्बाना आवाज़ सुनाई दी, मार्को कॉल करो, उससे कहो कि इस काज को लेकर फ़ौरन मेरे ऑफिस पहुंचे, इट इज़ मोस्ट अर्जेंट। ब्लैक ने इंतहाई करहत लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से मोहब्बाना लहजे में कहा गया, और मेरे ऑफिस में ब्लैक स्काच की 2 फुल बोतलें भी भेज दो। ब्लैक ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो ब्लैक ने इंटरकॉम ऑफ कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस मामले में कहाँ गलती हुई होगी? क्या मार्को ने नोटबुक बदली है या फिर उसे पाकिस्तान से जो नोटबुक मिली वो जाली है? राडनी ने ब्लैक की तरफ गौर से देखते हुए कहा, मार्को मेरे एतमाद का आदमी है, वो मुझे धोखा देने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए मुझे वही नोटबुक लाकर दी है जो उसे डिकोजी की छुपाई हुई जगह से मिली थी। ये लाजमन उसी साइंसदान के बेटे का चक्कर होगा। डिकोजी साइंस के अबजद से भी वाकिफ़ नहीं, उसे एक कोड
को नोटबुक दे दी गई होगी जिसे उसने फार्मूला समझ लिया होगा और डिकोजर ने उसे ही असली फार्मूले वाली नोटबुक समझकर अपने पास महफूज कर लिया होगा। ब्लैक ने होंठ चबाते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। राडनी ने कहा, क्यों, क्या बुरा होगा? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और अब डिकोजे के पास असली नोटबुक नहीं आई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ब्लैक ने मुंह बनाते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर ने तुमसे सलास्का फार्मूले के हसूल का मामला किया था जिसकी तुम्हें पूरी पेमेंट कर दी गई थी। अब अगर ग्रैंड मास्टर को सलास्का फार्मूला ना मिला तो फिर वो तुम्हें तुम्हारी सारी पेमेंट वापस करना पड़ेगी। राडनी ने कहा तो ब्लैक ने गुस्से और प्रेशर से होंठ बींच लिए। हाँ, अगर मैंने ऐसा ना किया तो? ब्लैक ने उसे होनहार नज़रों से घूरते हुए कहा, तो फिर तुम जानते हो कि ग्रैंड मास्टर तुम्हारे साथ क्या करेगा? तुम्हारी तंजीम यूं हवा में गायब कर दी जाएगी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिलेगी। राडनी ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक घबरा कर रह गया। हाँ, ब्लैक हर काम ईमानदारी से करता है। मैंने ग्रैंड मास्टर से वाकई सलास्का फार्मूले का सौदा किया था। अगर मैं ग्रैंड मास्टर तक सलास्का फार्मूला नहीं पहुंचा सका तो ये मेरी गलती है और इस गलती को तस्लीम करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए ग्रैंड मास्टर जो कहेगा मैं उससे ली हुई सारी रकम उसे वापस कर दूंगा। इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं और ये मेरा असूल भी है। काम के लिए रकम ली जाए, उसे पूरा किया जाए, वरना रकम वापस करके माजरत कर ली जाए। ब्लैक ने कहा, गुड शो, तुम्हारी इसी असूल पसंदी को ग्रैंड मास्टर पसंद करता है, इसलिए ग्रैंड मास्टर के ज़्यादातर काम ब्लैक से ही लिए जाते हैं और ग्रैंड मास्टर भी ब्लैक को हर काम का इसकी तवक्का से बढ़कर मुआवजा देता है। राडी ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा तो ब्लैक के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी तो ब्लैक ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और उसका बटन प्रेस कर दिया। यस, ब्लैक ने क्रख्त लहजे में कहा, मार्गो और स्कार्स ट्रेस नहीं हो रहे बॉस, उन दोनों की सेल फोन ऑफ है। दूसरी तरफ से उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा तो ब्लैक पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं नहीं जानता। मैंने ब्लैकी को उनके ठिकानों पर भेज दिया। हो सकता है कि वो दोनों फ्लैट में शराब पीकर पड़े हुए हों और उन्होंने सेल फोन ऑफ कर दिए हों। ठीक है, ब्लैकी से कहो कि वो दोनों मिले तो उन्हें लेकर फौरी तौर पर मेरे ऑफिस में आ जाए। ब्लैक ने कहा, यस बॉस। पीए ने कहा और ब्लैक ने इंटरकॉम ऑफ कर दिया। ठीक है, तो मार्को और स्कार्स से मालूमात हासिल करो। अगर उन्हें असली नोटबुक का मालूम है तो ठीक है, वरना इस सिलसिले में ग्रैंड मास्टर तुमसे खुद ही बात कर लेगा। राडनी ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ब्लैक स्कॉच मंगवाई है। ब्लैक ने कहा, फिर कभी सही, अभी जाकर मुझे ग्रैंड मास्टर को रिपोर्ट करनी है। उसने मुझे ये नोटबुक तुम्हारे पास पहुंचाने का हुक्म दिया था जो मैंने पूरा कर दिया। राडी ने कहा तो ब्लैक ने अस्पात में सर हिला दिया और राडी मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान को होश आया तो वो एक बेड पर पड़ा था। उसके सरहाने के पास सर सुल्तान मौजूद थे जो उसकी जानिब इंतहाई तशवीश भरी नज़रों से देख रहे थे। ओ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया इमरान बेटे, वरना मैं तुम्हारे लिए बेहद परेशान था। उसे होश में आते देखकर ही सर सुल्तान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ था मुझे? इमरान ने उठकर बैठते हुए कहा, तुम्हें नाला के कमरे में गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं और बेगम काफ़ी देर तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। फिर हम दोनों यहाँ आए तो कमरे का दरवाज़ा खुला था। हम अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर घबरा गए कि तुम और नायला फर्श पर बेहोश पड़े हुए हो। हमने फौरी तौर पर तुम्हें उठाया और अलग अलग कमरों में ले जाकर बेड पर डाल दिया। मैंने तुम्हें नायला को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम दोनों किसी तरह भी होश में नहीं आ रहे थे। अब मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, वो आने ही वाला है। सर सुल्तान ने कहा, क्या नायला वान को अभी तक होश नहीं आया? इमरान ने पूछा, नहीं, वो अभी तक बेहोश है। उसके पास उसकी माँ मौजूद है। सर सुल्तान ने होंठ चबाते हुए कहा, और दूसरी लड़की, मेरा मतलब है नायला नंबर 2। इमरान ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, वो चली गई? सर सुल्तान ने कहा तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। चली गई? क्या मतलब, कहाँ चली गई? और वो और आपने उसे क्यों जाने दिया, ये मालूम किए बगैर कि वो कौन है और यहाँ किस मकसद के लिए आई थी? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, उसका एक मकसद था जो उसने पूरा कर लिया। मकसद पूरा होने के बाद वो भला यहाँ कैसे रुक सकती थी? सर सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, जब मैं तुम दोनों को देखने के लिए यहाँ आया तो पहले तो मैंने दूसरे कमरे में जाकर दूसरी लड़की को देखा, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। मैंने मुलाजिमों से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो बाहर लान में टहल रही थी कि काल बेल बजी तो वो खुद बाहर आ गई। बाहर एक कोरियर सर्विस वाला आया था। उसने कोरियर सर्विस से दस्तखत करके एक पैकेट वसूल किया। फिर अंदर आकर उसने तुम्हारी आंटी की कार ली और यहाँ से निकल गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो नायला के मेकअप में इसलिए यहाँ आई थी कि वो करियर सर्विस के ज़रिए यहाँ आने वाला पैकेट वसूल कर सके, जो उसे शायद नायला के दस्तखत करने पर ही मिल सकता था। जैसे ही उसे पैकेट मिला, उसे यहाँ से निकलने में देर नहीं लगाई। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, क्या मतलब, क्या वो पैकेट नायला के लिए आया था? इमरान ने चौंकते हुए कहा, जाहिर है
गेट पर मौजूद गार्ड ने बताया कि उसने अपना तारुफ नायला सुल्तान के तौर पर ही कराया था, जिस पर करियर सर्विस वाले ने एक फार्म पर उसके दस्तखत लिए। फिर वह उसे एक पैकेट देकर चला गया था। गार्ड के कहने के मुताबिक पैकेट पाकर वो बेहद खुश नज़र आ रही थी और उसने एक लम्हे के लिए भी रुकने की कोशिश नहीं की थी। सर सुल्तान ने कहा, जब आपको इस बात का पता नहीं था कि उनमें से कौन सी आपकी बेटी है और कौन सी नहीं, तो फिर आपने उसे ये पैकेट क्यों लेने दिया? इमरान ने मुंह बनाकर कहा, उसने ये काम पूरी प्लानिंग से किया था। उसे पहले से मालूम था कि कब कुरियर सर्विस वाला आएगा, इसलिए वो पहले से ही लान में उसका इंतज़ार कर रही थी। सर सुल्तान ने कहा, और उस पैकेट को हासिल करने के लिए उसने मुझे और नायला को बेहोश कर दिया था। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, क्या क्या मतलब? क्या तुम दोनों को उस लड़की ने बेहोश किया था? सर सुल्तान ने चौंकते हुए कहा, जी हाँ, मैं नायला से बातें कर रहा था कि अचानक कमरे में कोई चीज़ आकर गिरी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, कमरे में एक हल्का सा धमाका हुआ। दूसरे लम्हे मेरा दिमाग माउफ हो गया और फिर मैं बेहोश हो गया। शायद उसे खतरा था कि मुझे उसकी असलियत का पता चल जाएगा, इसलिए उसने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया और कमरे में बेहोशी की गैस वाला बम फेंक कर निकल गई। इमरान ने कहा, हाँ, अगर वो नायला के मेकअप में ना होती तो मैं कभी उसे अपनी कोठी में घुसने ना देता। सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन उस पैकेट में ऐसा क्या था जिसे उसने करियर सर्विस वाले से वसूल किया था? किसने भेजा था वो पैकेट? इमरान ने कहा, इस बात का जवाब तो अब नायला ही दे सकती है, उसे होश आ जाए तो पूछ लेना उससे। सर सुल्तान ने कहा, पहले मुझे ये देखना होगा कि वो थी कौन और उस पैकेट में ऐसा क्या था जिसके लिए उसने इतना लंबा चौड़ा चक्कर चलाया। इमरान ने कहा, कैसे मालूम करोगे कि वो कौन थी और पैकेट में क्या था? सर सुल्तान ने पूछा, आपने बताया है कि वो आंटी की कार ले गई है। इमरान ने कहा, हाँ, ये वही सिल्वर कलर की कार है जो तुम्हारी आंटी की पसंदीदा है और उस कार को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। सर सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो कार लेकर कहाँ तक जाती है। इमरान ने कहा और फ़ौरन बेड से उतर आया। उसने जेब से सेलफोन निकाला और नंबर प्रेस करने शुरू कर दी। यस बॉस, टाइगर स्पीकिंग। राब्ता मिलते ही टाइगर की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, सुनो टाइगर, तुम्हें फौरी तौर पर शहर में सिल्वर कलर की एक कार तलाश करनी है। ये कार सर सुल्तान की बेगम की है जिसे एक लड़की ले गई है। मैं तुम्हें कार का नंबर बता देता हूँ, उसे फौरी तौर पर ट्रेस करो और पता करो कि वो लड़की कौन थी। इमरान ने कहा और फिर उसने मुख्तसर तौर पर टाइगर को सर सुल्तान की रिहाइश गाह में आने वाली दूसरी नायला के बारे में बताना शुरू कर दिया। यस बॉस, मैं तलाश करता हूँ उसे, टाइगर ने मोदबाना लहजे में कहा। 1 मिनट होल्ड करो, इमरान ने कहा। फिर उसने कान से सेलफोन हटाया और सर सुल्तान की तरफ देखने लगा। किस करियर सर्विस से आपकी रिहाइश गाह पर पैकेट डिलीवर किया गया था? इमरान ने सर सुल्तान से मुहातिब होकर पूछा, मुझे मालूम था कि तुम ये सवाल ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने गार्ड से पूछ लिया। नाइट ईगल करियर सर्विस का नुमाइंदा आया था, सर सुल्तान ने कहा। सर सुल्तान के घर नाइट ईगल करियर सर्विस से एक पैकेट डिलीवर किया गया था। पता लगाओ कि यह पैकेट किसने भेजा था और कहाँ से बुक कराया गया था। इमरान ने सेलफोन कान से लगाकर टाइगर से मुहातिब होकर कहा, यस बॉस, मैं मालूम करके आपको कॉल करता हूँ, टाइगर ने कहा। तो इमरान ने ओके कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। आए अब नायला को देख लें, हो सकता है कि उसे होश आ गया हो, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान ने असबात में सर हिलाया और वो दोनों कमरे से निकलकर दाएं तरफ दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते चले गए। कमरे में नायला और उसकी माँ मौजूद थी। नायला होश में थी और इंतहाई परेशान दिखाई दे रही थी। शुक्र है तुम्हें भी होश आ गया, सर सुल्तान ने नायला को होश में देखकर मुसरत भरे लहजे में कहा। मेरे लिए शुक्र क्यों कर रहे हैं आप, जबकि आपको इस बात का यकीन ही नहीं कि मैं ही आपकी बेटी हूँ, नायला ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो सर सुल्तान ने बेएख्तियार होंठ बींच लिए। ऐसी बात नहीं है बेटी, हालात ने हमें कंफ्यूज कर दिया था। तुम खुद ही सोचो कि जो सिचुएशन थी इसमें भला हम क्या कर सकते थे। वो तुम्हारे रूप में थी, उसकी आवाज़ तुम जैसी थी और वो तुम्हारी तरह हर बात जानती थी, जैसे उसमें और तुम में मामूली सा फ़र्क भी ना हो, सर सुल्तान ने कहा। तो अब आपको कैसे मुझ पर यकीन कर रहे हैं कि मैं आप ही की बेटी हूँ और वो नहीं, नायला ने नागवार लहजे में कहा। उसकी असलियत सामने आ चुकी है, बेगम सुल्तान ने कहा। तो नायला चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। असलियत? क्या मतलब, क्या असलियत सामने आई है उसकी? नायला ने तेज़ लहजे में कहा। ये सब तुम्हें बाद में बताया जाएगा, पहले तुम बताओ कि ये सब चक्कर क्या है, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। चक्कर? कैसा चक्कर? नायला ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें करियर से एक पैकेट भेजा गया था, क्या तुम जानते हो कि पैकेट किसने भेजा था और उसमें क्या था? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। करियर पैकेट? क्या मतलब, मैं कुछ नहीं समझी, नायला ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम दोनों को बेहोश करने के बाद तुम्हारी हमशक्ल लड़की लान में जाकर टहलने लगी। कुछ देर के बाद बाहर नाइट ईगल करियर सर्विस का नुमाइंदा आया तो उसने उससे तुम्हारे दस्तखत करके पैकेट वसूल किया। फिर वह पैकेट समेत तुम्हारी माँ की कार लेकर चली गई, सर सुल्तान ने कहा। क्या कहा? वो बदबख्त कार लेकर भाग गई है? कहाँ गई है वो? मैं उसका खून पी जाऊंगी, नायला ने बुरी तरह से भड़कते हुए कहा। जब वो मिल जाएगी तो मैं खुद भी तुम्हें उसकी रगों से खून का गिलास भरकर दे दूंगा, जी भरकर पी लेना उसका खून।
उस पैकेट के बारे में बताओ अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ कहीं वो पैकेट मुझे रुखशंदा आलम ने तो नहीं भेजा था। नाला ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, कौन रुखशंदा आलम? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो मेरी फ्रेंड है क्रीमन यूनिवर्सिटी में, वो मेरी क्लास फेलो है। मेरा चूंकि अचानक पाकिशा आने का प्रोग्राम बन गया, इसलिए उसने मुझसे कहा कि अगर मैं पाकिशा जा रही हूँ तो मैं उसका भी एक काम कर दूँ। वो मुझे एक पैकेट देना चाहती थी। उसने कहा कि मैं इससे पैकेट लेकर अपने डैडी को दे दूँ। उस पैकेट में उनके लिए एक अहम राज है। मैंने उससे राज के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं भी खामोश हो गई। वो वेलिंगटन से दूर किसी और इलाके में गई हुई थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि वो पैकेट मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचा देगी। एयरपोर्ट पर मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई। जब मेरी फ़्लाइट रवाना हुई तो उसने कॉल करके बताया कि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए उसे एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई। पैकेट उसके पास था। वो पैकेट हर सूरत में डैडी को देना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे बताया कि उसने पैकेट स्पेशल करियर सर्विस के ज़रिए मेरे नाम कोठी पर भेज दिया है। मेरे पहुंचने तक पैकेट भी पहुंच जाएगा और मैं पैकेट वसूल करके उसे डैडी को दे दूं। नाला ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, क्या नाम बताया था तुमने अपनी फ्रेंड का? इमरान ने पूछा, जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। रुखशंदा आलम, नाला ने कहा। ये नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है, तुम उसके डैडी का नाम जानती हो? इमरान ने कहा, हाँ, उसके बाप का नाम डॉक्टर इसरार आलम था। वो पाकिशा के एक मारूफ साइंसदान थे। नाला ने जवाब दिया। ओह, तो ये उसी डॉक्टर इसरार आलम की बेटी है जिन्हें उसकी समेत बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें उनके बेटे फुरकान आलम की लाश पड़ी हुई मिली थी। इमरान ने होंठ बींचते हुए कहा, हाँ, फुरकान रुखशंदा आलम का भाई था, जिसे बीच सड़क में नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। और जब डॉक्टर इसरार आलम अपने बेटे की लाश देखने वहां पहुंचे तो फुरकान आलम की कार धमाके से तबाह हो गई और डॉक्टर इसरार आलम भी हलाक हो गए। रुखशंदा उन दिनों पाकिशा में ही थी। अपने बाप और भाई की मौत का उसे शदीद गम था। वो कई माह तक फ्रस्ट्रेशन का शिकार रही। उसके अजीज रिश्तेदारों ने उसे अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रुखशंदा कहीं नहीं जाना चाहती थी। फिर उसने अपनी डैडी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक्रीमिया जाकर आला तालीम हासिल करने का इरादा कर लिया। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक्रीमिया पहुंच गई। वहाँ उससे मेरी पहली मुलाकात हुई और हमारी फ्रेंडशिप हुई। हम दोनों एक दूसरे के इंतहाई क्लोज फ्रेंड्स बन गई और अब भी हैं। नाला ने कहा, तो क्या कभी उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसके बाप और भाई को किसने हलाक किया और उनकी हलाकत की वजह क्या थी? इमरान ने पूछा। नहीं, इस बारे में वो कम ही बात करती थी, लेकिन उसे देखकर मुझे बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूर लगता था जैसे वो दिल में कोई बहुत बड़ा राज छिपाई बैठी है। नाला ने कहा, तो तुमने वो राज मालूम करने की कोशिश नहीं की? इमरान ने पूछा। बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी। नायला ने कहा, सर सुल्तान को मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी को वो जो पैकेट देना चाहती थी, उसके बारे में उसने तुमसे पहले कोई बात की थी? इमरान ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद पूछा, नहीं, इस बारे में उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो अक्सर मुझसे डैडी के बारे में पूछती रहती थी कि मेरे डैडी क्या करते हैं, किस सरकारी ओहदे पर फायज हैं, उनकी हुकूमत में किस हद तक कदर व मंजिलत है। नायला ने कहा, तुमने उससे वजह नहीं पूछी कि वो तुम्हारे डैडी के बारे में ये सब कुछ क्यों पूछती है? इमरान ने कहा, क्या ज़रूरत थी? वो अपने डैडी के बारे में बताती थी और मेरे डैडी के बारे में पूछती थी, और मैंने कहा तो है कि हम एक दूसरे की क्लोज़ फ्रेंड्स थी, इसलिए हम हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। नायला ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन पैकेट वाली बात तो उसने तुमसे शेयर नहीं की। इमरान ने कहा, हाँ, ये वाकई मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात है। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी। लेकिन नायला ने कहा, उसका फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? इमरान ने पूछा, हाँ है, क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? नायला ने कहा, उससे बात करूँगा, वो बेचारी अकेली है, ना उसका बाप है ना उसका भाई। ऐसे में उस नेक खातून को किसी नेक आदमी के सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। इमरान ने कहा, तो क्या तुम उसका सहारा बनोगे? नायला ने उसे घूर कर कहा, तो क्या हर्ज है? इमरान ने कहा, अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी आईने में? वो हूर है हूर, उसके सामने तुम लंगूर ही लगोगे। नायला ने जले कटे लहजे में कहा, जब एक हूर लंगूर को अपने पास फटकने ना दे तो लंगूर को दूसरी हूर के पहलू में बैठने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? मैंने तुम्हें कब अपने करीब आने से मना किया है? नायला ने तेज़ लहजे में कहा। इमरान की बात सुनकर उसका चेहरा यकलख पके हुए टमाटर की तरह सुरख पड़ गया। नायला भी उन लड़कियों में से थी जो इमरान को पसंद करती थी, लेकिन उसे भी इमरान का पता था कि इमरान इस मामले में कतई तौर पर पत्थर दिल वाक़ हुआ है। वो इन सब झमेलों से दूर रहना ही पसंद करता था। इमरान प्लीज़, ये मेरी बेटी है। सर सुल्तान ने नायला के चेहरे पर शगुफ्तगी की तासुरात नुमायां होते देखकर इमरान को तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि ये मेरी बेटी है? मैं इसका भाई भी तो हो सकता हूँ। इमरान ने कहा, उसने भी नायला के चेहरे का रंग देख लिया था। इससे पहले कि नायला की सोच किसी और तरफ चली जाती, इमरान ने फ़ौरन बात करने का अंदाज़ बदल दिया। भाई का सुनकर नायला के चेहरे पर बिखरा हुआ रंग बदल गया और उसकी आंखों की चमक यकलख्त मकफूद सी होकर रह गई। इमरान ने तुमसे रुखशंदा का नंबर मांगा है, उसे नंबर दो ताकि उससे बात की जा सके। उसने पैकेट में मेरे लिए क्या भेजा था?
सर सुल्तान ने कहा, उसे रक्षंदा से बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप खुद उससे बात कर ली। नायला ने कहा तो इमरान के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, मुझे बताओ नंबर, मैं बात करता हूँ। सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो नायला ने अपने सरहाने के नीचे से अपना सेलफोन निकाला और उसमें से रक्षंदा का नंबर देकर सर सुल्तान को बता दिया। ओके, अब तुम रेस्ट करो, मैं फिर आऊँगा, इमरान ने कहा तो नायला ने खामोशी से सर झुका लिया। उसका ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। आओ इमरान, सर सुल्तान ने पहले अपनी बेगम और फिर इमरान से मुखातिब होकर कहा। फिर वो इमरान के साथ तेज़ी से चलते हुए कमरे से बाहर आ गए। क्या चक्कर हो सकता है, सर सुल्तान ने बड़बड़ाते हुए कहा। कोई बड़ा गहरा चक्कर है। रुखसंदा आलम डॉक्टर इसरार आलम की बेटी है और ये वही साइंसदान है जिन्होंने हम एक अहम ईजाद की थी और उसे 11 का नाम दिया था। उनकी हलाकत के बाद से वो फार्मूला भी गायब है जिसे आज तक तलाश नहीं किया जा सका। इमरान ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, 11 मास्टर ब्लास्टर का फार्मूला था जिसके तहत डॉक्टर इसरार आलम के लिए एक ऐसा बम बना रहे थे जिसकी ताकत एटम बम और हाइड्रोजन से भी बढ़कर थी। अगर पाकिस्तान ये बम ईजाद कर लेता तो इस बम के सामने एटम और हाइड्रोजन बमों की कोई हैसियत ना रह जाती और पाकिस्तान दफाई लिहाज से इंतहाई ताकतवर मुल्क बन जाता। इस बम के सामने सुपर पावर्स ममालिक की भी कोई हैसियत बाकी ना रह जाती और पाकिस्तान सुप्रीम पावर बन जाता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। मास्टर ब्लास्टर की ईजाद से पहले ही उसका मौजूद हलाक कर दिया गया और उसका फार्मूला भी उड़ा लिया गया। सर सुल्तान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, इस फार्मूले की तलाश के लिए हुकूमती सतह पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को आगे किया गया था। अगर हमें कोशिश करने दी गई होती तो अब तक हम फार्मूला हासिल करके ला चुके होते। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, डॉक्टर इसरार आलम और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल वजाहत का आपस में खून का रिश्ता था। डॉक्टर इसरार आलम कर्नल वजाहत के बड़े भाई थे, इसलिए उन्होंने स्पेशल तौर पर हुकूमत से इस केस को अपने हाथों में लिया था। इसलिए ये केस सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, बहरहाल मिलिट्री इंटेलिजेंस अब तक इस केस को हल करने में नाकाम रही है। कर्नल वजाहत ना तो डॉक्टर इसरार आलम और उनके बेटे फुरकान आलम के कातिलों का कोई सुराग लगा सके हैं, ना ही उन्हें 11 फार्मूला मिला है। इमरान ने कहा, छोड़ो इन बातों को, उस लड़के के बारे में सोचो जो नायला के रूप में जहां आई थी और करियर सर्विस से पैकेट ले गई है। क्या वो महज करियर सर्विस से पैकेट वसूल करने के लिए ही यहाँ नायला के रूप में आई थी? सर सुल्तान ने कहा, बज़ाहिर तो यही मालूम हो रहा है। इस पैकेट की हकीकत क्या है, जब उसका पता चलेगा तभी उस पैकेट की अहमियत का अंदाज़ा हो सकेगा। इमरान ने संजीदगी से कहा, तो फिर नायला की फ्रेंड को तुम कॉल करोगे या मैं करूँ? सर सुल्तान ने कहा, आप कर लें। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने उसके चेहरे पर संजीदगी देखकर इस बात में सर हिला दिया और जेब से सेलफोन निकालकर नायला के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से सेलफोन बंद था। उसका सेलफोन तो ऑफ है, सर सुल्तान ने कहा, फिर कोशिश करें। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान एक बार फिर नंबर प्रेस करने लगे। चंद लम्हों बाद सेलफोन कान से लगाए सुनते रहे, फिर उन्होंने इनकार में सर हिलाते हुए सेलफोन कान से हटा लिया। ऑफ है, सर सुल्तान ने कहा। नाला से उसकी यूनिवर्सिटी का नंबर मालूम करें, जिस डिपार्टमेंट वो पढ़ती थी उसका भी पूछें और जिस हॉस्टल में वो एक साथ रहती हैं उसका भी नंबर ले लें। कहीं ना कहीं तो रक्षंदा बीबी मिल ही जाएगी। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया और पलटकर एक ही बार उस कमरे की तरफ बढ़ते चले गए जहाँ नायला मौजूद थी। सर सुल्तान के जाने के बाद इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो उस लान की तरफ आगे जहाँ नायला करियर सर्विस के नुमाइंदे के इंतजार में बैठी बेचैनी से टहलती रही थी। इमरान की नज़रें ग्रासी प्लाट की घास पर जमी हुई थी और वो गहरी नज़रों से घास का जायज़ा ले रहा था। घास साफ थी, उसे वहाँ कोई काबिल जिक्र चीज़ दिखाई ना दी। थोड़ी देर में सर सुल्तान वहाँ आ गए। उनके चेहरे पर हद दर्जा परेशानी के तासुरात थे। बुरी खबर है, सर सुल्तान ने इमरान के नज़दीक आते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर कहा। नायला ने हॉस्टल में मौजूद अपनी एक और फ्रेंड को कॉल की। उसका नाम रेहाना मलिक है। उसने एक हैरत अंगेज़ इत्तला दी है कि जिस रोज़ रुखसंदा नायला को एयरपोर्ट पर ना मिलने के बाद एयरपोर्ट से वापस आ रही थी तो उसकी कार को रास्ते में कुछ अफराद ने घेर लिया। फिर वो उसे गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। रेहाना भी इस वक्त रुखसंदा के साथ थी। बदमाशों ने रेहाना के सर पर पिस्टल का दस्ता मार कर उसे बेहोश कर दिया। जब रेहाना को होश आया तो वो अस्पताल में थी, जबकि रुखसंदा का कुछ पता नहीं था। सर सुल्तान ने कहा, तो क्या मुतलका पुलिस ने रुखसंदा की तलाश के लिए कुछ नहीं किया और वो अभी तक गायब है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। रेहाना का कहना है कि उसने रुखसंदा की अगवा की मुतलका पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन ताहाल इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सर सुल्तान ने कहा, जिन अफराद ने रुखसंदा को अगवा किया था उनकी तादाद कितनी थी? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। 2 अफराद थे और दोनों बदमाश टाइप थे, सर सुल्तान ने जवाब दिया। क्या रेहाना ने उन दोनों के चेहरे देखे थे? इमरान ने पूछा। मालूम नहीं, मैंने उससे ये नहीं पूछा था, सर सुल्तान ने कहा। आप मुझे रेहाना मलिक का नंबर दे दें, मैं अपने तौर पर पता कराता हूँ कि रुखसंदा किसने और किस मकसद के लिए अगवा किया है। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने इस बात में सर हिलाकर उसे एक नंबर नोट करा दिया। फिर इमरान ने उनसे इजाज़त ली और अपनी कार में सवार होकर दानिश मंजिल की तरफ बढ़ने लगा।
उसका दिमाग इन हैरत अंगेज़ वाक़यात में बुरी तरह उलझ कर रह गया था। नायला के डबल रोल का मकसद तो उसे समझ आ गया था कि कोई लड़की इसका मेकअप करके करियर वसूल करने के लिए सर सुल्तान की रिहाइशगाह में दाखिल हुई थी और उसने अपना काम किया और वहाँ से निकल गई। लेकिन इमरान के दिमाग में रुखशंदा आलम का अगवा चुभना शुरू हो गया था। रुखशंदा आलम को इस वक्त अगवा किया गया था जब वो नायला एक ऐसा पैकेट करियर सर्विस के ज़रिए बुक कराने के बाद वापस जा रही थी जिसमें उसने सर सुल्तान के लिए कोई खास तोहफ़ा भेजा था। अब वो तोहफ़ा क्या था कि रुखशंदा को उस पैकेट के लिए अगवा किया गया था या उसके अगवा के पीछे कोई और राज पनाह था। इमरान इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ दानिश मंजिल पहुंच गया। दानिश मंजिल पहुंच कर उसने कार पोर्च में रोकी और फिर वो कार से निकलकर ऑपरेशन रूम में आ गया। उसे ऑपरेशन रूम में दाखिल होती देखकर ब्लैक ज़ीरो उसके एहतराम में उठ खड़ा हो गया। काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सलाम दुआ के बाद ब्लैक ज़ीरो ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, हाँ, एक मामले में उलझा बैठा हूँ। इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या मामला है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। यकीनन नायला की हमशक्ल आपको देखकर डर गई होगी। आप उसका मेकअप चेक करके उसका राज ना खोल दें, इसलिए उसने कमरे में गैस कैप्सूल फेंक कर आपको बेहोश कर दिया था। तफसील सुनकर ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, और करियर सर्विस के नुमाइंदे के आने का वक्त भी उसे मालूम था। मेरी और असली नायला की मौजूदगी में वो करियर हासिल नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसने मुझे और नायला को बेहोश कर दिया ताकि वो आसानी से पैकेट हासिल करके वहाँ से निकल सके। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, जब आपने नायला के साथ दूसरी लड़की को देखा था तो क्या आपको इस वक्त उस पर शक नहीं हुआ था कि वो मेकअप में है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, उसने यकीनन इंतहाई जदीद मेकअप कर रखा था जिसे मैं भी चेक नहीं कर सका था। इमरान ने कहा, हैरत की बात है, एक ऐसी लड़की जिसे सर सुल्तान की बेटी नायला का मेकअप किया हो, वो नायला की हर बात जानती थी। आप बता रहे हैं कि सर सुल्तान और उनकी बेगम ने दोनों से अलग अलग उनके बारे में पूछा था, तो दोनों के तमाम जवाबात एक जैसे ही थे, इसलिए सर सुल्तान और उनकी बेगम के लिए ये भी मालूम करना मुश्किल हो गया कि उनकी बेटी नायला कौन है और दूसरी लड़की नायला कौन है। उस लड़की को नायला के बारे में इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? ये सब बातें तो वही बता सकता है जो बचपन से नायला के करीब रहा हो। और फिर आपके कहने के मुताबिक बेगम सुल्तान ने नायला के जिस्म का महसूस निशान भी देखा था। दोनों के जिस्मों पर वो निशान मौजूद थे। ये सब कैसे मुमकिन है? ब्लैक ज़ीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा, यही बातें तो मुझे उलझा रही हैं। उधर रुखशंदा के अगवा की समझ भी नहीं आ रही कि उसे इस वक्त क्यों अगवा किया गया जब वो एयरपोर्ट से वापस आ रही थी। नायला के कहने के मुताबिक रुखशंदा सर सुल्तान के लिए उसे जो पैकेट देने आई थी वो उसने एयरपोर्ट से ही पाकिस्तान के लिए करियर करवा दिया था ताकि नायला जब पाकिस्तान पहुंचे तो उसे पैकेट मिल जाए। ऐसा लग रहा है जैसे उस पैकेट के लिए ही रुखशंदा को अगवा किया गया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उस पैकेट में क्या था और रुखशंदा ने सर सुल्तान को वो पैकेट क्यों भेजा था। इमरान ने कहा, हो सकता है कि रुखशंदा के पास कुछ ऐसे सबूत हों जिनसे उसके वालिद और भाइयों के कातिलों का कोई सुराग मिल सकता हो। जब वो दोनों कत्ल हुए थे तब रुखशंदा पाकिस्तान में ही मौजूद थी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, फुरकान आलम को रास्ते में कार रुकवाकर फायरिंग से कत्ल किया गया था, जबकि डॉक्टर इसरार आलम को उसी कार में लगे हुए रिमोट कंट्रोल्ड बम से उड़ाया गया था। जब वो अपने बेटे की लाश देखने उसी कार के पास आया था, रुखशंदा को उनकी हलाकतों का काफ़ी देर बाद पता चला था। कर्नल वजाहत ने उससे पूछगछ की थी कि अगर रुखशंदा के पास कातिलों का कोई क्ल्यू होता तो वो उसके बारे में कर्नल वजाहत को ज़रूर बता देती। कर्नल वजाहत उसका चचा है, कोई गैर नहीं। इमरान ने कहा, मैं मेम्बरान को उस लड़की की तलाश पर लगा दूंगा जो नायला के मेकअप में थी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, मैंने टाइगर की ड्यूटी लगा दी है, वो खुद ही सब कुछ मालूम कर लेगा। तो मुझे लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर ला दो, मैं एक्रीमिया के फॉरेन एजेंट से मालूम कराता हूँ कि रुखशंदा आलम को किसने अगवा किया है। जब तक रुखशंदा आलम से ये पता नहीं चलेगा कि उसने सर सुल्तान को क्या तोहफ़ा भेजा था, तब तक सही सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिलाया और उठकर मुल्हिका कमरे में चला गया। चंद लम्हा बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक जदीद साहत का ट्रांसमीटर था। उसने इमरान को ट्रांसमीटर दिया तो इमरान ने उसे ऑन करके उस पर फॉरेन एजेंट की महसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दी। हेलो हेलो, हेडक्वार्टर कॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, हेलो ओवर। इमरान ने मुसलसल कॉल देते हुए कहा, येस ईगल 1 अटेंडिंग यू ओवर। राब्ता मिलते ही एक्रीमिया में मौजूद पाकिस्तानी फॉरेन एजेंट की इंतहाई मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, X2 ओवर। इमरान ने X2 के महसूस लहजे में कहा, येस चीफ, क्रास्को बोल रहा हूँ ओवर। ईगल 1 ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो क्रास्को ओवर। X2 ने पूछा, मैं वेलिंगटन में अपने महसूस ठिकाने पर हूँ चीफ ओवर। क्रास्को ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक लड़की की बारे में तफसील बता रहा हूँ, उसे 2 बदमाशों ने अगवा किया है। तुम्हें पता लगाना है कि उस लड़की को अगवा करने वाले बदमाश कौन थे और वो उस लड़की को कहाँ ले गए हैं ओवर। X2 ने कहा, येस चीफ ओवर। क्रास्को ने कहा। फिर इमरान ने उसे रुखशंदा आलम के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी कि वो अपनी एक सहेली रेहाना मलिक के साथ एयरपोर्ट से वापस आ रही थी कि रास्ते में उसकी कार रोक ली गई और 2 बदमाश रेहाना मलिक को बेहोश करके जबरन रुखशंदा आलम को अगवा करके अपने साथ ले गए थे। इमरान ने क्रास्को को उस यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बारे में भी बता दिया जहाँ रुखशंदा आलम, रेहाना मलिक और सर सुल्तान की बेटी नायला एक साथ पढ़ती और रहती थी।
सुनो, तुम रेहाना मलिक के पास चले जाना। उसने यकीनन उन बदमाशों को देखा होगा जिन्होंने रुखशंदा आलम को अगवा किया होगा। रेहाना मलिक से तुम उन बदमाशों के हुलिये मालूम कर लेना। इस तरह तुम्हें उन दोनों को ढूंढने में आसानी रहेगी। ओवर। एक्स2 ने कहा, यस चीफ, मैं जल्द ही आपको उन बदमाशों के बारे में इत्तला दे दूंगा जिन्होंने रुखशंदा आलम को अगवा किया है। अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने तौर पर रुखशंदा आलम को उन बदमाशों की कैद से निकालने की भरपूर कोशिश कर सकता हूँ। ओवर। क्लास्को ने कहा, नहीं, तुम उनके बारे में सिर्फ मालूमात हासिल करो और ये मालूम करने की कोशिश करो कि रुखशंदा आलम जिंदा है या नहीं। अगर वो जिंदा है तो कहाँ है और किस हाल में है। अगर वो जिंदा हुई तो तुम्हारी इत्तला के बाद पाकिस्तान से इमरान को भेज दूंगा। वो खुद ही उन बदमाशों की कैद से रुखशंदा आलम को आज़ाद करा लेगा। ओवर। एक्स2 ने अपने मखसूस सर्द लहजे में कहा, यस चीफ। ओवर। क्लास्को ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा, ये सारा काम तुमने इंतहाई राजदारी से करना है। ऐसा ना हो कि बदमाशों का ताल्लुक किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम सिंडिकेट से हो। अगर उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उस लड़की की बाजियाबी के लिए काम कर रही हैं तो वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ओवर। एक्स2 ने कहा, यस चीफ, मैं हर मामले में एहतियात करूँगा। ओवर। क्लास्को ने कहा। एक्स2 ने उसे चंद मज़ीद हिदायत देकर ओवर एंड आल कहा और राब्ता ख़त्म कर दिया। चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, बना लाओ, मैं टाइगर की रिपोर्ट मिलने तक यहीं रुकना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने असबाब में सर हिलाकर उठा और ऑपरेशन रूम से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो को गए हुए भी चंद लम्हे ही हुए होंगे कि इमरान के सेलफोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने फ़ौरन जेब से सेलफोन निकाल लिया। सेलफोन पर टाइगर का नाम डिस्प्ले होते देखकर उसने बटन प्रेस किया और सेलफोन कान से लगा लिया। कुछ पता चला? इमरान ने कहा। यस बॉस, सर सुल्तान की बेगम की कार मिल गई है। लड़की उसे कमर्शियल प्लाजा की पार्किंग में छोड़ गई है। पार्किंग में पार्किंग बॉय मौजूद था। उसने मुझे उस लड़की का हुलिया बताया जो कार लेकर पार्किंग में आई थी। ये हुलिया नायला से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शायद उसने कार में ही चेहरे पर लगा हुआ मास्क उतार कर सर सुल्तान की बेटी नायला का मेकअप ख़त्म कर दिया था। मैंने पार्किंग बॉय के बताए हुए हुलिये वाली लड़की की तलाश लिए ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद को मुतहरिक कर दिया था। उनमें से एक आदमी की मुझे रिपोर्ट मिली कि इस हुलिये की लड़की होटल वाइट पैलेस के एक कमरे में मौजूद है। टाइगर ने रिपोर्ट देते हुए कहा। गुड शो, क्या नाम है उस लड़की का और वो होटल के किस कमरे में है? इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लड़की का नाम मालूम नहीं हो सका। वो इस होटल में नहीं रहते। मुहब्बिर ने बताया कि लड़की इस होटल के कमरा नंबर 220 में है जहां एक गैर मुल्की डेविड नामी शख्स मौजूद है। टाइगर ने कहा। तो वो लड़की उस डेविड से मिलने गई है? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। तुम अब कहाँ हो? इमरान ने पूछा। मैं होटल वाइट पैलेस की तरफ ही जा रहा हूँ बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम वहाँ पहुँचकर उस डेविड के बारे में मालूमात हासिल करो। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। और सुनो, अपने उस मुहब्बिर को कॉल करके कहो कि वो उस कमरे पर नज़र रखे। वहाँ से मर्द या औरत जो भी बाहर आए उसकी निगरानी करे। इमरान ने कहा। इस काम के लिए मैं उसे पहले ही कह चुका हूँ बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, तुम पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। राब्ता ख़त्म करते ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके लिए चाय बना कर लाया हूँ। उसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो ने ऑपरेशन रूम में दाखिल होते हुए कहा। उसके हाथों में चाय के 2 कप थे। फिलहाल मेरे हिस्से की चाय भी तुम पी लो, वापस आकर मैं भी डबल पी लूँगा, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन अब जा कहाँ रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने उसे टाइगर से मिलने वाली रिपोर्ट के बारे में बता दिया। तुम क्लासो की कॉल का इंतज़ार करना, अगर उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट मिले तो मुझे फ़ौरन बता देना, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया और इमरान तेज़ से कदम उठाता हुआ ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। होटल के एक बड़े कमरे से एक आराम कुर्सी पर छरीरे और लंबे कद का एक नौजवान तकरीबन नीम दराज था। उसके हाथ में शराब का जाम था और वो जाम से शराब की चिस्कियाँ वक्फे से ले रहा था। उसकी नज़र साइड दीवार के पास रखे हुए टेलीफोन पर जमी हुई थी। इस पर एक थ्रिलर मूवी चल रही थी। नौजवान उस मूवी को देखने में महव था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ शराब का आधे से ज़्यादा खाली गिलास मेज़ पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। फिर वो कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कौन है? दरवाजे के करीब आकर उसने ऊंची आवाज़ में पूछा। फिलिया? बाहर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो नौजवान के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसने लाख खोल कर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक नौजवान और इंतहाई हसीन नक्शो निगार की गैर मुल्की लड़की खड़ी थी। लड़की के बाल अखरोटी रंग के थे जो उसके शानों पर बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जहानत की चमक थी। लड़की के होंठों पर इंतहाई दिलफरेब मुस्कुराहट खेल रही थी। आओ अंदर, नौजवान ने उसे रास्ता देते हुए कहा। तो लड़की मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही नौजवान ने दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने लाख लगा और पलटकर लड़की के पीछे चलने लगा। बैठो, नौजवान ने लड़की से मुखातिब होकर कहा। तो लड़की इस बात में सर हिलाती हुई आराम कुर्सी के सामने सोफे पर बैठ गई और नौजवान आगे बढ़कर आराम कुर्सी पर बैठ गया। हासी पुरजोश दिखाई दे रही हो, लगता है तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, नौजवान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, तुम जानते हो फेले कि मैं एक बार जिस काम के पीछे पड़ जाऊं तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक कि मैं अपना काम पूरा ना कर लूं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा जिसका नाम फिलिया था। गुड शो,
इसका मतलब है कि तुम सलास्का हासिल कर चुकी हो? नौजवान ने कहा जो फीले था, हाँ सलास्का अब मेरे पास है। फिलिया ने कहा, साथ ही उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक माइक्रोफिल्म निकाल कर अपनी हथेली पर रखकर फीले के सामने कर दी। क्या तुम्हें यकीन है कि सलास्का फार्मूला इसी माइक्रोफिल्म में है? फीले ने कहा, हाँ, क्योंकि एक्रीमा में जिस लड़की को पकड़ा गया था उसने यही बताया था कि सलास्का फार्मूला एक माइक्रोफिल्म में है, जिसे उसने स्पेशल करियर के जरिए पाकिशा के सेक्रेटरी हारजा सर सुल्तान की रिहाइश गाह के पते पर भेजा है और ये करियर सेक्रेटरी हारजा सर सुल्तान की बेटी नायला के नाम पर बुक कराया है। मैंने सर सुल्तान की रिहाइश गाह में नायला के रूप में ही करियर सर्विस के नुमाइंदे से ये पैकेट हासिल किया और उसे लेकर वहाँ से फ़ौरन निकल आई। रास्ते में मैंने पैकेट खोल दिया और माइक्रोफिल्म अपने पास महफूज कर ली थी। फिलिया ने जवाब देते हुए कहा, गुड शो, तुमने वाकई दिलेरी और जहानत से काम किया है फिलिया, वरना सेक्रेटरी हारजा की रिहाइश गाह में घुसना और उसकी बेटी के मेकअप में सर सुल्तान के सामने रहना और सर सुल्तान, उनकी बेगम और खासतौर पर उस लड़की नायला की मौजूदगी में उन सबको फेस करना तुम्हारा ही हौसला था, वरना सर सुल्तान की रिहाइश गाह में दाखिल होना इतना आसान नहीं। फीली ने उसकी तरफ तहसीन भरी नज़रों से देखते हुए कहा, यह इत्तफाक ही है फीले कि नायला और रुखशंदा एक्रीमा की जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं मैं भी उनके साथ ही पढ़ती थी। चीफ ने मुझे खसूसी तौर पर रुखशंदा आलम की निगरानी के लिए कहा था, जिस पर नज़र रखने के लिए मुझे उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा। मैं रुखशंदा, नायला और रेहाना मलिक एक ही सेशन की तालबा थी और हॉस्टल में भी एक साथ रहती थी। हम एक दूसरे की रूममेट थी। रुखशंदा के साथ साथ मेरी नायला और रेहाना मलिक से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरा मकसद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना ना था, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त हॉस्टल में ही गुजारती थी। मैंने रुखशंदा, नायला और रेहाना मलिक के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था। नायला रोज़ डायरी लिखती थी जो उसने स्कूल के ज़माने से तहरीर करना शुरू कर दी थी। उसकी गैर मौजूदगी में मैं उसकी अलमारी से डायरी निकाल लेती थी और उसका मुतालिया शुरू कर देती थी। यही वजह थी कि मुझे नायला के बारे में हर बात का इल्म हो गया। रुखशंदा जितनी ज़हीन थी वो उतनी ही चालाक थी। इंतहाई क्लोज़ होने के बावजूद वो अपने राज किसी को नहीं बताती थी। उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड नायला ही थी। चीफ को सलाद का फार्मूले की ज़रूरत थी और डॉक्टर इसरार आलम उनकी बेटी की हलाकत के बाद गुम हो चुका था, लेकिन चीफ का ख्याल था कि डॉक्टर इसरार आलम ने यकीनी तौर पर फार्मूले की कोई ना कोई कापी ज़रूर रखी होगी। मैंने भी उनके साथ रहकर इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि रुखशंदा अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान रहती थी। उसके पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसा राज था। मैंने उससे बहुत उगलवाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। मुझे उसके साथ रहते रहते काफ़ी वक्त हो गया और मैं उसे कुछ मालूम नहीं कर सकी थी। चीफ को पाकिशा में एक मिशन दरपेश था, इसलिए उसके कहने पर मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फिलिया ने कहा। फिर वो सांस लेने के लिए रुक गई। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद चीफ ने तुम्हें मेरे साथ एक मिशन पर पाकिशा भेज दिया। पाकिशा की ज़ेरे ज़मीन दुनिया की एक मुजरिम तंजीम जिसका सरबराह संखारा था को चीफ ने एक्रीमा से स्पेशल सप्लाई की थी, जिसकी पेमेंट करने में संखारा टाल मटोल से काल ले रहा था। चीफ ने हम दोनों को उससे पेमेंट लेने और उसे ऑफ करने का हुक्म दिया। हम दोनों संखारा तक रसाई हासिल की और उससे ना सिर्फ उस सप्लाई का मुआवजा हासिल किया जिसका वो ना दाहिंदा था, बल्कि हमने उसे हलाक भी कर दिया। उसके बाद हम वापसी की तैयारी कर रहे थे कि चीफ़ की कॉल आई और चीफ़ ने मुझे बताया कि सेक्रेटरी हारजा की बेटी नायला पाकिशा के लिए रवाना हो रही है। चीफ़ ने यह भी बताया कि जब नायला पाकिशा के लिए परवास कर गई है तो डॉक्टर इसरार आलम की बेटी रुखशंदा उसे एक पैकेट देने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। वो उस पैकेट में सर सुल्तान को कोई अहम चीज़ भेजना चाहती थी। रुखशंदा एयरपोर्ट अकेली नहीं आई, उसके साथ रेहाना मलिक भी थी और चीफ ने अब मुझे बताया कि रेहाना मलिक भी हमारी ही साथी है जो मेरी तरह नायला मलिक के साथ लगी हुई थी ताकि किसी तरह से उससे सलास्का फार्मूले का राज मालूम किया जा सके। रेहाना मलिक ने ही चीफ को इतला दी कि रुखशंदा आलम ने एयरपोर्ट जाते हुए एक बैंक के स्पेशल लॉकर से एक पैकेट निकाला और उसे लेकर नायला सुल्तान के पास एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी ताकि वो नायला सुल्तान के हाथ वो पैकेट सेक्रेटरी हारजा सर सुल्तान तक पहुँचा दे। रेहाना मलिक का पैगाम मिलते ही चीफ ने फौरी तौर पर उनके पीछे अपने आदमी भेज दिए, लेकिन उन आदमी को रुखशंदा और रेहाना मलिक तक पहुंचने में देर हो गई। रुखशंदा आलम एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी लेकिन उसे अभी एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई थी। इस वक्त तक नायला तैयारे में सवार होकर पाकिशा के लिए रवाना हो चुकी थी। रुखशंदा आलम को नायला सुल्तान के निकल जाने का बेहद अफसोस था। उसने एयरपोर्ट पर मौजूद स्पेशल करियर सर्विस का रुख किया और रेहाना मलिक के लाख मना करने के बावजूद पैकेट सेक्रेटरी हारजा सर सुल्तान की रिहाइश गाह के पते पर नायला के नाम बुक करा दिया। इस तरह पैकेट वहाँ से निकल गया। चीफ को शक था कि इस पैकेट में ज़रूर कोई अहम राज है। चीफ हर हाल में वो पैकेट हासिल करना चाहता था, इसलिए चीफ ने मुझे कॉल किया कि मैं हर सूरत में सेक्रेटरी हारजा सर सुल्तान की रिहाइश गाह पहुँच जाऊँ और एक्रीमा से रुखशंदा आलम का नायला के नाम पर बुक कराया हुआ पैकेट वसूल करूँ। चूँकि मैं नायला सुल्तान की बेहद करीब रह चुकी थी और उसकी पर्सनल डायरी का मुताला भी कर चुकी थी, इसलिए मैंने फौरी तौर पर नायला का मेकअप किया और नायला सुल्तान बनकर सर सुल्तान की रिहाइश गाह पहुँच गई।
नायला वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन मेरी आमद ने सर सुल्तान की रिहाइश गाह में भूचाल सा पैदा कर दिया। सर सुल्तान और उनकी बेगम के लिए ये समझना इंतहाई मुश्किल हो गया कि हम दोनों में से कौन सी उनकी बेटी है। वो मुझसे जो भी सवाल करते, उनके हर सवाल का आसानी से जवाब दे देती थी। और मुझे नायला सुल्तान के खुफिया निशान का भी पता था, जो मैंने मेकअप के दौरान अपने जिस्म पर लगा लिया था। बेगम सुल्तान ने खसूसी तौर पर मेरा वो निशान दिखा और वो दोनों उलझ कर रह गए थे। मेरा मकसद वहाँ उस वक्त तक रुकना था जब तक स्पेशल कुरियर का पैकेट नायला सुल्तान के नाम वहाँ तक ना पहुँच जाता। मैं पैकेट हासिल करते ही वहाँ से निकल जाती। चीफ़ ने मुझे उस कुरियर सर्विस के बारे में बताया। मैंने कुरियर सर्विस का फ़ोन नंबर भी हासिल कर लिया था। फ़ोन करने पर मुझे मालूम हुआ कि कुरियर सर्विस का नुमाइंदा पैकेट लेकर निकल चुका है और वो किसी भी वक्त सर सुल्तान की रिहाइश गाह पर पहुँच सकता है। चनाचे मैं उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन इससे पहले कि कुरियर सर्विस का नुमाइंदा वहां पहुंचता, सर सुल्तान की रिहाइश गाह में दुनिया का खतरनाक तरीन समझा जाने वाला एजेंट अली इमरान आ गया। अली इमरान की आमद का सुनकर मैं परेशान हो गई। उसके बारे में मुझे मालूम है कि वो काब की नज़रें रखता है और मैं जानती थी कि मैं मेकअप और नायला की आवाज़ का सहारा लेकर नायला और उसके वालिदैन को तो अहमक बना सकती हूँ, लेकिन मेरी अदाकारी अली इमरान के सामने ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी और उसकी अकाबी नज़रें मेरा मेकअप भी चेक कर लेंगी। उधर कुरियर सर्विस के नुमाइंदे के आने का वक्त हो रहा था और इधर सर सुल्तान की रिहाइश गाह में अली इमरान पहुंचा हुआ था। वो नायला के कमरे में था और उससे बातचीत कर रहा था। मेरे पास उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि मैं या तो अली इमरान को गोली मारकर हलाक कर दूं या फिर उसे नायला के साथ उसके कमरे में बेहोश कर दूं, ताकि कुरियर सर्विस के नुमाइंदे से वो पैकेट हासिल कर सकूं जो रुखशंदा आलम ने नायला सुल्तान को भेजा था। चनाचे मैंने गैस पिस्टल से उसके कमरे में एक गैस कैप्सूल फायर किया जहाँ अली इमरान और नायला बातचीत कर रहे थे। उन दोनों को बेहोश करके मैं बाहर आ गई और लान में रुककर कुरियर सर्विस के नुमाइंदे का इंतज़ार करने लगी। उसके आते ही मैंने उससे पैकेट वसूल किया। फिर वहाँ रुके बगैर मैं मिसेस सुल्तान की कार लेकर वहाँ से निकल गई। फिलिया ने पूरी तफसील बयान करते हुए कहा, ओ लेकिन अली इमरान वहाँ कैसे पहुँच गया? सारी तफसील सुनकर फिलिया ने चौंकते हुए कहा, शायद उसे सर सुल्तान ने फ़ोन करके बुलाया था। दो बेटियों के मामले ने उसे और उसकी बेगम को बेहद परेशान कर दिया और वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहते थे। फिलिया ने कहा, गैस कैप्सूल फायर करने तुमने ये चेक किया था कि इमरान वाकई बेहोश हुआ है या नहीं? फिलिया ने पूछा, हाँ मैंने कमरे में जाकर उसकी नब्ज़ चेक की थी, वो वाकई बेहोश था। फिलिया ने जवाब दिया, तब ठीक है, वरना मैं परेशान हो गया था कि तुम्हारी रिहाइश गाह से निकलते ही कहीं वो खतरनाक इंसान तुम्हारे पीछे ना लग गया हो और तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक ना पहुँच जाए। फिलिया ने कहा, नहीं, मैंने रास्ते में ही नायला वाला मेकअप ऑफ कर दिया था और मैंने मिसिस सुल्तान की कार एक प्लाजा की पार्किंग में छोड़ दी। मैं जहाँ टैक्सियाँ बदलती हुई आई हूँ। फिलिया ने कहा, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब हमारे पास एक अहम और खतरनाक इजाद का फार्मूला है जिसे हमने हर हाल में और बाहिफाजत चीफ तक पहुँचाना है। फिलिया ने संजीदगी से कहा, हाँ वाकई इमरान के मामले में हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैंने एहतियात के तौर पर यहाँ दो नामों से 2 कमरे बुक करा रखे हैं। एक कमरा डेविड के नाम से है जिसमें हम मौजूद हैं, दूसरा कमरा स्वाद वाला है जो क्रोसन के नाम से है। उस कमरे में जाने के लिए मैंने वॉशरूम की दीवार एक रेस से काट दी थी ताकि ज़रूरत के वक्त हम उस कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में जा सकें और मेकअप बदल कर वहाँ से निकल सकें। अब हमने ऐसा ही करना है। वक्ती तौर पर हम उस होटल को छोड़कर किसी और होटल में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकल जाएंगे। फिलिया ने कहा तो फिलिया ने इस बात में सर हिला दिया। दोनों ने अपना सामान समेटा। फिर वो वॉशरूम की कटी हुई दीवार से होते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गए। इस कमरे में आकर उन्होंने मेकअप ऑफ किए और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर लिबास बदले। थोड़ी ही देर बाद वो कमरे से बारी बारी निकलकर बाहर आ गए। कमरे से निकलते हुए फिलिया ने वहाँ एक आदमी को जो देखा जो इंतहाई बेचैन दिखाई दे रहा था, बार बार उनके कमरे की तरफ फिर लिफ्टों की जानिब देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो उस कमरे की निगरानी कर रहा हो। उसने अपनी मदद के लिए किसी को बुलाया और वो उसी का मुंतज़िर था। उसे देखकर फिलिया ने बेएहतियात होंठ भींच लिया और खामोशी से उसके करीब से गुजरता चला गया। उस आदमी ने उसे एक नज़र देखा, फिर वो उसी कमरे की दरवाजे की तरफ दोबारा मुतवज्जा हो गया जो फिलिया ने डेविड के नाम पर बुक कराया था। फिलिया भी बड़े लापरवाहाना अंदाज में उसके करीब से गुजरती चली गई। फिर वो दोनों लिफ्ट में सवार होकर नीचे आए और फिलिया ने क्रोसन के नाम से बुक कराए हुए कमरे की क्लियरेंस कराई और फिर वो दोनों बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में वहाँ से निकलते चले गए। 1 घंटे के बाद वो दोनों एक और होटल के कमरे में मौजूद थे। इस होटल में आने से पहले उन दोनों ने कई टैक्सियां बदली और फिर एक कमर्शियल प्लाजा के वॉशरूम में जाकर अपने मेकअप भी तब्दील कर लिए थे। इस होटल में फिलिया ने नए नाम से कमरा बुक कराया था और फिलिया को अपने मिसेज के तौर पर मुतारिफ कराया था। अब ठीक है इमरान, अगर तुम्हारा सुराह लगाता हुआ वाइट पैलेस पहुंच गया तो उसे वहाँ से मेरा और तुम्हारा कोई सुराह नहीं मिलेगा। फिलिया ने एक सोफे पर बैठते हुए बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, उम्मीद तो यही है, लेकिन ठिकाने बदलने की बजाय हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। फिलिया ने कहा, तो फिक्र ना करो, आज शाम तक हम पाकिस्तान से निकल जाएंगे। मैंने उसी की पहले से ही तैयारी मुकम्मल कर रखी है। फिलिया ने कहा तो फिलिया ने इस बात में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर भी अब बेफिक्री और इत्मीनान के तासुरात नुमायां दिखाई दे रहे थे। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ सलासा के पहले हिस्से का अख्ताम यहीं पर होता है।
जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ने ना वो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सलास्का के आखिरी हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।